हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों सेल्फ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। उन्होंने कहा कि देखो भैया, जब आर रेडियस का होता है तो उसके सरफेस पर यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज डिफाइंड एज 4 सिग्मा इंटू आर। अब सोचना जरा यहीं पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे यहाँ पर डी आर थिकनेस बढ़ानी है तो क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता पाओगे कि मुझे कितना चार्ज लाना होगा? अगर आपने ये रेडियस आर ली है तो इतने का एरिया जो हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट ही रखना है। तो इसमें कंडक्टर एनर्जी सबका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शिवेंदु मिश्रा और आप सभी का स्वागत है पेन किलर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लेक्चर नंबर 4 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों सेल्फ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रॉब्लम थी ना इसमें, है ना? ये प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट था ना तुम्हारे लिए। अब इसी प्रॉब्लम को आज एकदम बिल्कुल खत्म करेंगे। कई बार बच्चे को उनमें आता है, सर ये सेल्फ एनर्जी होती क्या है, सर सेल्फ एनर्जी लिखते कैसे, और अगर फॉर्मूले याद भी हो गए कि हॉलो का के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होता है और इसका 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r होता है, तो सर फिर भी कंफ्यूजन तो रह ही जाता है कि आखिर आता कहाँ है, कब लगाते, कैसे लगाते, क्या चैलेंज है, क्या नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें अपने मन में आती हैं। इन सभी बातों का आज हम करेंगे एकदम खल्लास, राइट? तो आज बेटा हमारा चैलेंज है कि हम सेल्फ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इन दोनों कंसेप्ट्स को एक बेहतर तरीके से पढ़ें और दो चार्ज बॉडी हैं, दो चार्ज सेल हैं, इनके बीच के इंटरेक्शन को समझें। अगर चार्ज सेल को हाफ कट कर दिया जाए, उनके बीच के इंटरेक्शन को समझें, किस तरीके से इंटरेक्शन हम निकालते हैं और क्या क्या चीजें हम करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को हम उपयोग कर सकते हैं। इन सभी फिनोमिनास को आज हम डेवलप करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं और इन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे। तो बेटा बिना बकवास के जल्दी शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो आज मेरे दोस्तों हमारी चर्चा है सेल्फ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर, जिसके अंदर हमारी बातचीत होगी सेल्फ एनर्जी ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स ऑफ स्फीयर जो है, इनकी चर्चा होगी। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी क्या होती है, क्या कभी सोचा है? आज सोचेंगे, आज बताएंगे, है ना? अरे सोचा है कि नहीं सोचा? नहीं सोचा ना? बताते हैं, आज डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्ज सेल कैसे हो गए, दो चार्ज सेल के बीच में क्या फोर्स लग सकता है, एक छोटा एक बड़ा है, एक छोटा हेमिस्फीयर एक बड़ा हेमिस्फीयर, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे रखेंगे। ये सब बातें हम लोग आज आपके साथ करने वाले हैं और इनमें आपको आने वाला है बहुत शानदार मजा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज आप नहीं सीखेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि बहुत सारी बातें, जैसे आपने अभी तक के लेक्चर्स में बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी, आप लोगों ने बताया भी, हाँ सर मजा आता है। तो मजा अगर आ रहा है गुरु, तो उस मजे की तैयारी हम लोग और बेहतर करते हैं और शानदार मजे लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात आती है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमने समझा, mgh समझा, g m1 m2 बाई आर विद माइनस साइन समझा, k q1 q2 बाई आर ये समझा। ये सब पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपसे पूछो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, होती क्या है यार, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, तो मन में आता है कि सर ये जो आपने दो चार्ज पास पास लाए, मतलब मैंने कहा देखो भैया, अगर एक ये प्लस Q1 का चार्ज है, एक ये प्लस Q2 का चार्ज है, इसको R दूरी पर रख दिया जाए तो इनको बनाने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा और जो काम आप करेंगे वह इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ बातें आपने पढ़ा है और दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या सेम काम ग्रेविटेशन के साथ भी करते हैं कि भैया एक मास धरती माता यहां पर है, धीरे धीरे मास को लेकर आ रहा है, उसको रोकते हुए लेकर आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। या फंडामेंटली हम लोग इस तरीके से भी देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डी बराबर दैट इज इक्वल टू माइनस का डी डब्ल्यू बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यहां पर एक ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उन सभी जगहों पर जितना फोर्स या जितना वर्क आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करते हैं या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन का जो नेगेटिव होता है, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्मेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम और इन द कॉन्फ़िगरेशन जो आपने बनाया है। जैसे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने कहा दो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यहां पर हम लोग लिखते हैं कि ये U बराबर हो गया के Q1 Q2 बाई आर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है कहां एनर्जी भैया, किसके पास है एनर्जी? ये एनर्जी Q1 के पास है या Q2 के पास है, किसके पास है? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सर नहीं पता। ये एनर्जी किसके पास है? सर Q1 के पास भी Q2 आधी आधी है। नहीं सर, Q1 Q2 के रेशियो में है। नहीं सर, Q1 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 के रेशियो में। कैसा है?
एक्चुअली ये एनर्जी ना इसके पास है ना इसके पास है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा इस पेन को मैंने उठाया, इसके पास एनर्जी mgh है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके पास है? आपने कहा पेन के पास है, मैंने कहा गधे हो तुम, ये पेन के पास एनर्जी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पेन को मैंने ऊपर उठाया h हाइट और इसके पास इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, तो क्या भैया, अरे मेरे भाई पेन ही गिर गया नीचे, उठा लेते पहले पेन को। गुस्सा हो गया पेन, कहता मेरे पास ही है सब कुछ। तो पेन भी कह रहा है कि सब मेरे पास, साफ करोगे नहीं, ये mgh पोटेंशियल एनर्जी इस पेन के पास नहीं है, ये mgh पोटेंशियल एनर्जी पेन प्लस अर्थ के सिस्टम के पास है, और ये एनर्जी स्पेस में रह रही है। दिस एनर्जी लाइज इन द स्पेस, ये एनर्जी ना Q1 के पास है ना Q2 के पास है, बल्कि इनके द्वारा निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में इस स्पेस में है, इस स्पेस में है। तो दिस एनर्जी लाइज इन स्पेस, दिस एनर्जी लाइज इन स्पेस। तो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है लाइज इन स्पेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम सभी ने पढ़ा है, छोटे से बचपन में पढ़ा है कि U बाई वी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी का नाम भी देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी का नाम भी देते हैं। इट इज सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना, यही तो होता है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही। तो ये एनर्जी ना इसके पास है ना इसके पास है, मतलब ये एनर्जी बेसिकली स्पेस में आती है, और ये इसी बात की पुष्टि भी करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस को हम लोग बहुत इजीली डिफाइन कर पाए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो कह दो क्या वर्चुअल लाइंस हैं, दिखाई पड़ती नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट्स को डिफाइन कर पाना कि कैसे एक चार्ज बिना किसी को टच के दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगा दे रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे पा रहा है। एनर्जी आ कहां से रही है? ये चार्ज धक्का मारने गया था क्या उसको? अरे नहीं सर, ये स्पेस में एनर्जी थी जो ट्रांसफर हो गई। मतलब एनर्जी जो है वो ये चार्ज देने नहीं जा रहा है, ये चार्ज इस पर धक्का लगा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट इज इन द स्पेस। तो ये एक बहुत फंडामेंटल चीजें हम लोगों ने बिल्ड की, जिसके अराउंड हम सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। तो आपने कहा अच्छा सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई दो चार्ज। मैंने कहा हाँ भाई, अब ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर इसी तरीके से 3 4 5 6 जितने भी चार्ज का सिस्टम होता, आप उस तरीके से उनके इंटरेक्शन लिखते और एनर्जी को लिख लेते। तो सर ये सेल्फ एनर्जी क्या है? मैंने कहा देखो बेटा, जब हम कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी पर आते हैं तो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी बहुत सिंपल सा हो जाता है कि जब आप सामान्यता, सेल्फ एनर्जी का मतलब अगर बेसिक डेफिनेशन की तरह देखा जाए तो सेल्फ एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन, उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी है। तो सर वो पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ हाँ पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के अंदर के चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है। आपने कहा मतलब? मैंने कहा सुनो, जैसे मैं आपसे बोलता कि ये एक चार्ज यहां रखा है, ये एक चार्ज यहां रखा है, तो अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की सेल्फ एनर्जी बोलूंगा, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन के Q1 Q2 बाई आर। और यही एनर्जी इसकी इंटरेक्शन भी है और यही इसकी सेल्फ भी है, क्योंकि हमने इसको दो चार्ज का एक सिस्टम मान लिया। अब सिस्टम मान लिया तो सिस्टम को बनाने की जो एनर्जी उसको बोल देते हैं सेल्फ एनर्जी। अच्छा, मतलब अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोल देता कि देखो भैया ये डाइपोल एक रखा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी डी है, तो व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ डाइपोल? आप बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई डी। ये हो गई सेल्फ एनर्जी ऑफ डाइपोल। मतलब उस सिस्टम की, उस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई, जो एनर्जी लगी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज अ सेल्फ एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। जो एनर्जी उस सिस्टम का स्टोर्ड है, मतलब उसके इंटरनल चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन एनर्जी को हम सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं। तो अगर बहुत बेसिक शब्दों में समझा जाए तो सेल्फ एनर्जी इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी जो हो गई वो उस सिस्टम के अंदर, अगर दो हैं ऐसे, चार हो सकते हैं ऐसे, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ऐसे, 11 ऐसे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, उन सब के इंटरनल इंटरेक्शन एनर्जी को हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। तो सेल्फ एनर्जी का अगर बेसिक डेफिनेशन को समझा जाए तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज इंटरनल इंटरेक्शन एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई? आप किसी भी सिस्टम की बना सकते हैं, बात समझ में। अब जैसे कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे कुछ बॉडीज हैं, अब कुछ बॉडीज जो हमारे पास स्टैंडर्ड है जिनकी हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज आर फंडामेंटली डिफाइंड एज अ होलोस्फेयर। अगर मैं किसी होलोस्फेयर की बात करता हूं
तो हम ये बात बोल पाते हैं कि देखो भैया यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज था और ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये प्लस क्यू चार्ज कैसे बना, ये प्लस क्यू चार्ज कैसे बना, ये प्लस क्यू चार्ज आपने कहा कि सर इसको बनाने के लिए ना, ये सिस्टम बनाने के लिए धीरे धीरे एक चार्ज लाया गया होगा। पहले एक स्फीयर ढूंढा, पहले उस पर फिर डी क्यू चार्ज दिया, फिर डी क्यू चार्ज दिया, फिर डी क्यू चार्ज दिया, और ऐसा कर करके धीरे धीरे ये एक चार्ज सिस्टम मैंने डेवलप किया होगा। तो अगर मैं एक बात करूं, तो अगर मैं सोचूं तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो पहले मेरे पास एक अनचार्ज रहा होगा, फिर मैं इनफाइनाइट से एक डीक्यू चार्ज उठा के लाया हूंगा, ये इसको दिया, मैंने कुछ मेहनत की। पहले डीक्यू में तो कोई मेहनत नहीं, क्योंकि कोई अपोज नहीं कर रहा था। अब ये डीक्यू आ गया, फिर एक नया डीक्यू और लेकर आए, डीक्यू वन के बाद फिर डीक्यू टू आएगा, ये भी आएगा। अब जब डीक्यू टू आ रहा होगा तो पहले वाला डीक्यू वन क्योंकि सेम चार्ज है तो उसका विरोध करेगा, तो आपको लाने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना, यस। ऐसे कर करके जब ऐसे डीक्यू डीक्यू आप लाते जा रहे होगे, तो हर बार जब नया डीक्यू ला रहे होगे तो जिनको छोड़ गए होगे वो विरोध कर रहे होंगे, अरे भैया रिपल्सन सेम चार्ज है, अरे हाँ यार, तो आपको वापस हर बार मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो अगर मैं यहां पर आपसे बोलता कि मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये एक क्यू चार्ज है, किसी क्षण किसी पल इसको आपने डी क्यू कर करके क्यू चार्ज कर दिया, और अब आप एक और लेकर आ रहे हो, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डीक्यू कर चार्ज भरते जाओ। तो हमने कहा ऐसे अगर मैं सोचूं यार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, इसको सिंपल सोचते हैं कि अब अगर किसी क्षण जब इस पे क्यू चार्ज है तो फर्दर डीक्यू लाने में कितना काम करना पड़ा। तो आप बोलेंगे सर फर्दर डीक्यू लाने में जो काम करना पड़ा, अगर इसकी रेडियस आर थी और तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपने बोला के क्यू बाई आर, और अगर मैं डी क्यू यहां पर लेकर आऊंगा तो जो हमारा छोटा सा वर्क डन हो जाएगा दैट इज सिंपली डी यू के करस्पॉन्डिंग अगर मैं डिस्कस करूं तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू। ये एक्सटर्नल का वर्क डन हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना। और यही जो एक्सटर्नल का वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बाय दिस फैक्टर। अरे बोल बोल बोल, मुंह खोल खोल खोल, पक्का है पक्का है पक्का है, अरे बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं, मैंने कहा भैया तो यहाँ पे आपने कहा के भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकल के आ गया के, और कहां से कहां, जीरो से लेके क्यू तक, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। अब ये जो u बन गया, ये जो u बना, ये जो u बना, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। अब के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर ये क्या दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि इस क्यू चार्ज को धीरे धीरे करके एक हॉलो स्फीयर पे लाने में जो काम करना पड़ा, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। ये मेहनत की है, ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी है कहां, ये एनर्जी है कहां, तो आपने कहा सर ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी बेसिकली आपके इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में होगी। अगर आप चाहें तो आप इसको इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं मेरे दोस्त, मतलब यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी। आपने कहा बिल्कुल निकल रही होगी, मैंने कहा भाई मेरे अगर ऐसे निकल रही होगी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ये सारी एनर्जी इसी में स्टोर्ड है। तो आपने कहा कैसे निकाले, मैंने कहा देखो बहुत सिंपल कंडीशन है, आप एक काम करो, किसी एक जनरल आर रेडियस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब जैसे जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, अब मुझे पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो आपने कहा एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अगर मैं यहां पर एक आर रेडियस का एक डी आर एलिमेंट ले लूं, तो बताओ बेटा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, डीवी बराबर कितना हो जाएगा, क्या लिख सकता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। अगर ये वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट है मेरे दोस्त, तो क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज डिफाइंड एज के, अगर इस पर आपने क्यू चार्ज दिया था दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपने कहा यस सर बोल सकते हैं। तो मैंने कहा इस आर इतने में रेडियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये छोटी एनर्जी हो जाएगी, दैट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दैट इज डी यू बाई डी वी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अगर मैं यहां पर डीवी से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। डीवी कितना हो गया, आपने कहा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। वी कैन पुट अप द वेरी सिंपल इंटीग्रेशन ओवर हियर, हम यहाँ पर बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन ये पुट अप कर सकते हैं। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आर स्क्वायर ये खत्म हो गया, आपने कहा बिल्कुल खत्म हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई अपॉन में बच गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से फैल रही है? आपने कहा आर से लेके इनफाइनाइट तक फैलेगी। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई क्या? अगर आर से इनफाइनाइट तक फैल रही तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया, एक 4 पाई से 4 पाई चला गया, 1/2 यहां बन गया, तो इसको मैंने लिख दिया के, तो ये बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। डी आर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/r, 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस ऑफ आर लगा दोगे, द आंसर अगेन कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो अगर आप पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को इंटीग्रेट करो फ्रॉम दिस प्लेस टू इंफिनिटी, तब भी आपको वही सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो आपने अभी उसके सिस्टम बनाने से निकाला। या अब आपने इस बात को समझा कि एनर्जी जो है वो फंडामेंटली सेल्फ एनर्जी जो होती है वो उस सिस्टम के अंदर के चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन एनर्जी है। फंडामेंटली तो यही बात है कि नहीं है? यस और नो। और उसको निकालने के दोनों तरीके हैं। आप यहां से भी लिख सकते थे, आप उसको डीवी के फॉर्मेट में लिख सकते थे, पोटेंशियल का मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी लिख सकते थे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड फॉर्मेट। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बेटा इसी तरीके से हम लोग जब बात करते हैं कि सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर की बजाय जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो अगर बेटा मैं यहां आपसे बोलूं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड, अगर मैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया कि बेटा अब यहां पे चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर नहीं है, वो उसके अंदर भी है। अब सबसे पहले सोचना पड़ता है कि भैया चार्ज को बनाया कैसे जाएगा, चार्ज कैसे बनेंगे। आपने कहा सर अब अगर मुझे एक आर रेडियस का स्फीयर बनाना है जिसके पास चार्ज क्यू है और जिसकी रेडियस आर है, अब मैं कैसे बनाऊं? क्योंकि मुझे चार्ज अब 0 से लेके आर तक हर जगह देना है। हॉलो में क्या था, सिर्फ आर रेडियस पे ही चार्ज देना, तो डीक्यू डीक्यू लेके आ रहे थे, पोटेंशियल से काम चल रहा था। लेकिन जब मैं यहां बात करता हूं तो मैंने कहा देखो सर इसको कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए मेरा पहला काम होगा कि भैया देखो सबसे पहले काम करते हैं, एक पॉइंट चूज कर लेते, मान लो ये वाला पॉइंट। सबसे पहले एक डीक्यू गए, इसको उठाया इनफाइनाइट से यहां रखा, डीक्यू आ गया। फिर एक और डीक्यू लेकर आए, दूसरा डीक्यू2, और उसको और रखा और इसके ऊपर एक छोटी सी रेडियस बनाई कि अब देखो ये डी क्यू उसके ऊपर पहना देते हैं, तो अब आर पहले डी आर रेडियस बनी, फिर डी आर प्लस डी आर बन जाएगी, और ऐसे लगातार आप चार्ज लेके जाते जाओगे और ये रेडियस के ऊपर रेडियस के ऊपर रेडियस के ऊपर रेडियस बनती जाएगी, और इस तरीके से चार्ज को बनाना है कि ये डेंसिटी वैलिड हो जाए। अच्छा, तो मतलब ऐसे डीक्यू चार्ज रखते जाएंगे, तो क्योंकि हमें एक एक आर रेडियस पर नहीं रखना है, मुझे उनकी पूरी चार्ज डेंसिटी वेरी कराते हुए चलना है। तो आपने कहा धीरे धीरे करते करते हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम इन डीआर को जोड़ते हुए एक आर रेडियस बना ले जाएंगे, कीपिंग रो डेंसिटी कांस्टेंट। अब मैं फर्दर एक और डीक्यू लेकर आऊंगा। आपने कहा हाँ लेकर आओगे एक डीक्यू। अब जैसे ये डीक्यू लेकर आऊंगा, इसको कहां चढ़ा दूंगा? आपने कहा जस्ट इसके ऊपर फिर चढ़ा दो। अब इसकी रेडियस आर से आर प्लस डी आर हो जाएगी। ऐसे फिर डीक्यू लेकर आएंगे। तो आपने कहा हाँ भाई, तो इस तरीके से हम पूरी मेहनत कर लेंगे। आपने कहा कर लेंगे। तो मैंने कहा यार इसमें मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन काम कितना करना पड़ेगा? और जितना काम करना पड़ेगा वही फंडामेंटली एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपने कहा देखो सर अगर आर रेडियस आपने बनाई तो का पोटेंशियल कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। अच्छा क्यू क्या होगा? आपने कहा कि सर क्यू को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। अब आप एक डीक्यू चार्ज लेकर आओगे, और तो डीक्यू चार्ज को आपने आर रेडियस पे लिखा है, तो आपका डीक्यू चार्ज कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर देखो अब ये आप पूरे पे चढ़ा रहे हो, तो डीक्यू चार्ज हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि आपने डी आर अगर थिकनेस यहां बढ़ाई तो इस डी आर थिकनेस का वॉल्यूम कितना होगा? डीवी बराबर क्या लिखा जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो की, तो मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो, ये आपका चार्ज आएगा, तभी तो डी आर थिकनेस बढ़ा पाएगा जैसे हमने यहां पे किया। तो अगर ये डी आर थिकनेस आपने बढ़ाई, इसका मतलब इतनी जगह पर आपने रो चार्ज दिया है, तभी तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डी क्यू का चार्ज बनेगा। तो आपने कहा डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो। तो आपने कहा इसका मतलब अगर मैं डी डब्ल्यू की बात करता कि हमें कितना काम करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली डीओ को दर्शाएगा, दैट इज वी डॉट डी क्यू। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं के इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर से वाला एक आर चला जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
डी आर इंटू रो। तो अगर मैं यहां पर देखें तो मैं लिख सकता हूं के बाहर आ गया, रो बाहर आ गया, 4/3 पाई, और के को लिखा जा सकता है 1/4 पाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई। तो 4 पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर की पावर 4 डी आर, और यहाँ 4/3 पाई, और एक यहाँ 4 पाई, दो बच गया। 4 पाई वाला 4 पाई कैंसिल हो गया, आर डी आर, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, रो दो है, याद रखना, दो रो है, तो एक और रो यहाँ पर आएगा, तो रो का स्क्वायर बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। जीरो से कैपिटल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यूज अपने पास बन जाएंगे? आपने कहा सर मेरे पास वैल्यू बन जाएगी डी यू बराबर, बेटा मेरे ध्यान से देखना सभी लोग, नजरें ऊपर 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 इन दी एयर, तो यहां पर बन गया, ऊपर की तरफ आ गया रो स्क्वायर, यहां बन गया है 4 पाई/3, एक पाई कैंसिल हो गया, यहां बन गया आर की पावर 5/5, और यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बस अब इसको ध्यान से घूरना, अपने आप सारा काम हो जाएगा। देखो क्या लिख रहे हैं, देखो एक रो लिखा, एक यहां लिखा 4/3 पाई, और एक आर क्यूब यहां ले लिया, ठीक है ना, आर की पावर 5 एक और बचा है, तो यहां पे लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें नीचे पर ले लिया है आर, ताकि एक आर से आर कैंसिल, आर की पावर 5 बच गया। आपने कहा 4/3 पाई नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहां पर 4/3 पाई से डिवाइड भी कर देता हूं। आपने कहा ये दोनों घूरते हुए क्या दिखाई पड़ रहे हैं? आपने कहा ये दोनों घूरते हुए चार्ज, टोटल चार्ज क्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? आपने कहा क्यू स्क्वायर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये 3 यहां से ऊपर चला गया, तो 3 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहां पर एक 1/5 तो रखा था, वो 1/5 रखा, रहते हैं 1/5 यहां, तो इट कम्स आउट टू बी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो जो हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी बन जाती है दैट इज 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, सर एनर्जी तो इसके लिए भी सेम ही रही होगी ना। अब आप अगर ऐसी बातें हमसे करते हो, हमारे लिए हॉलो स्फीयर और सॉलिड में कहां अंतर है? अगर मैं आर रेडियस पर बात करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इसके कारण भी ऐसी ही होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती तो डीबी भी तो यही होता, और डीबी भी अगर यही होता तो इंटीग्रेशन भी तो यही होता। तो आपने ये जो बताया है हमको कि सॉलिड स्फीयर की एनर्जी बदल गई, लेकिन जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो का था वैसे इसका भी होगा, तो बदलाव क्यों आया? मैंने कहा गुरु एक बात बस गलती कर दी। बोलो क्या? जब हम बात कर रहे हैं, जब हम यहां बात कर रहे हैं, तो वन वेरी बेसिक थिंग दैट इज नीडेड ओवर हियर इज कि देखो, जब हम हॉलो और सॉलिड की बात करते हैं, तो हॉलो के अंदर जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से इनफाइनाइट तक है, मतलब यहां से अनंत तक। तो यू फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट जो है दैट इज डिफाइंड एज के क्यू स्क्वायर बाई 2r। लेकिन अगर इसी नजर को देखा जाए तो इन केस ऑफ सॉलिड ये एनर्जी सेंटर से शुरू हो जाती है, मतलब रेडियस जो है वो आपकी यहां सिर्फ और सिर्फ सरफेस से नहीं होती है। अब यहां पर दो एनर्जी होती है, एक आर टू इनफाइनाइट, ये बिल्कुल सही बात है कि ये यही की यही रहेगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। मतलब जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, और जब मैं हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कहानी बिल्कुल सिंपल सी हो जाती है कि इन दोनों ही केसेस में जो एनर्जी है वो यहां से शुरू होगी, आर बराबर 0 से शुरू होकर आर तक जाएगी। तो यहां पर यू आर बराबर 0 टू आर जब आप बात करेंगे तो इट डिफाइंड एज 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये बन जाती है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 5r। This is the energy that is stored from this place to this place, and kq square by 2r that is the energy stored from गलत कर दिया कुछ, 3 सॉरी 10r होगा ना, माय मिस्टेक, सही है ना, 3 दूनी 6 माइनस 5 और नीचे 10 आ जाएगा। तो ये एनर्जी है आर टू जीरो टू आर, और ये एनर्जी आर टू इन्फिनिट। तो अगर मैं बात करूं तो सॉलिड और सॉलिड में इसमें डिफरेंस क्या? आपने कहा जो इस स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी स्टोर है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 10r,
और जो इस स्ट्रक्चर मतलब आर रेडियस से इनफाइनाइट तक स्टोर्ड है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय 2r। और इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो यहां पर किसी तरीके की एनर्जी स्टोर होती ही नहीं है, जो एनर्जी होगी वो यहां से यहां तक होगी। तो यही बेसिक डिफरेंस हो जाता है हॉलो और सॉलिड में। तो सॉलिड की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है फ्रॉम 0 टू r। क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई? पक्की बात है? कोई चैलेंज, कोई परेशानी? पक्का है? अब यहां पर दो बातें आती हैं। तो जब सेल्फ एनर्जी की बात की गई तो बात आ गई कि जो सिस्टम आपने लिया उसके अंदर की एनर्जी की बात हो रही, और इंटरेक्शन एनर्जी को सामान्यतः एक्सटर्नल इंटरेक्शन एनर्जी की तरह बताया जाता है, समझाया जाता है। आपने कहा मतलब क्या हो? मैंने कहा जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करें बेटा, और मैं आपसे बोलूं कि बेटा मेरे पास एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, ठीक है, और मैं आपको बोल देता हूं कि बेटा एक की रेडियस r1, एक की रेडियस r2, या दोनों का r मान लेते हैं। r है, इस पे चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है। बताओ इस सिस्टम की एनर्जी क्या है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक हॉलो स्फीयर है। बेटा पहले एनर्जी लिखना सीख लो जल्दी से फटाफट। बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपने कहा सर अब जब मैं यू लिख रहा हूं तो अब मुझे ये तो पता है कि फॉर एनी आउटर पॉइंट आई कैन कंसीडर q1 एट द सेंटर एंड q2 एट द सेंटर। तो अगर मैं इन दोनों चार्ज की इंटरेक्शन एनर्जी लिखूंगा कि इनका आपस में इंटरेक्शन कितना है, तो मैं लिख सकता हूं k q1 q2 बाई इनकी बीच की दूरी r मान लेते हैं, तो r। ये क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर। अच्छा, तो सर अब लेकिन आपने कहा सर अब यहां पर आपको सेल्फ भी, क्योंकि आपने सिस्टम की एनर्जी पूछी है, तो एक हॉलो स्फीयर है तो आपको लिखना पड़ेगा कि k q1 स्क्वायर अपॉन 2r, ये इसकी एनर्जी हो गई, प्लस 3/5 k q2 स्क्वायर अपॉन 2r q अपॉन r। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकंड। तो दिस टोटल एज अ टोटल दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इस पूरे एनर्जी, पूरे सिस्टम की एनर्जी हुई, राइट? बेसिक बात है। होपफुली जिनको थोड़ा सा फीलिंग आ गया होगा। अब जरा एक जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ ना। अब ये क्वेश्चन एनएससीपी में भी पूछा गया और बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, एक चार्ज यहां रखा है Q, एक चार्ज यहां रखा है माइनस का 2Q। ये एक बलून है। क्या है ये? बलून। और इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है। अगर इसकी रेडियस r है और ये एक बलून है, अगर इसकी रेडियस r है और ये बलून है, तो उनका एक काम करते हैं, इस बलून को फुला के रेडियस को 2r कर दिया गया। द बलून इज इन्फ्लेटेड, बलून, स्पेलिंग इतनी गंदी होती है, बलून इज इन्फ्लेटेड टू इंक्रीज द रेडियस फ्रॉम r टू 2r। और एक छोटी सी लाइन लिख दी। क्या लाइन लिख दी? इग्नोर इलास्टिक एनर्जी, फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस। बताओ कितना काम करना पड़ेगा? समझ में आया? बोलो। बेसिक सा पॉइंट लग रहा है ना? क्या बता पाओगे? आपने कहा बहुत सिंपल है। आपने कहा देखो सर, जब इसी सिस्टम को मैं 2r रेडियस पर लेके जाऊंगा, चलो पहले इसकी थोड़ा सी छोटी कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी हमको भी। अब सोचना जरा बेटा यहां पे, अगर आपने इसकी रेडियस को 2 कर दिया, क्या कर दिया? r से 2r कर दिया, तो अब आपने कहा इलास्टिक एनर्जी तो लिखनी नहीं है। इलास्टिक मतलब जो रबड़ अपोज करती है खुद के कारण, उसका तो आपको लिखना नहीं, इग्नोर करने को बोल दिया गया। ये क्लियर क्वेश्चन है, 2015 क्वेश्चन है ना? ये Q है, यहां -2Q, ये Q है। तो आपने कहा कि सर एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो आपने कहा देखो यहां की एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं, देखो एक तो TQ का है,
तो यहां Q और -2Q का इंटरेक्शन एनर्जी तो क्या हो गई, K Q इंटू माइनस का 2Q अपॉन आर, क्योंकि Q के कारण ये सारा का सारा सरफेस मान लेंगे, तो Q का पोटेंशियल ऑन द सरफेस KQ/R होगा। आपने कहा सर ये तो गलत बात है। कह क्या सर 2Q को तो सेंटर पे मान सकते हैं ना सर, दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाएगी तो एनर्जी इनफाइनाइट नहीं जाएगी। मैंने कहा महाराज जब किसी बाहर से देखते हो, बाहरी बिंदु से देखते हो, तो आप उसको पॉइंट पे जब इफेक्ट को बाहर की तरफ देखना है तो आप उसको पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। मतलब अगर इस 2Q का इफेक्ट मुझे यहां देखना होगा तो मैं इसको यहां से मानते हुए इफेक्ट नहीं लिख दूंगा, लेकिन अंदर इफेक्ट के लिए थोड़ा ना ले सकते हो। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो कि भैया ऐसा अंदर के लिए मान सकते हैं। क्या बेसिक पॉइंट समझ में आता है? तो इसलिए मैंने क्यू का यहां पोटेंशियल लिखा, आपने कहा ये हो गई इंटरेक्शन प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, के 2Q माइनस और प्लस हो स्क्वायर अपॉन 2R। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, कितना बन गया? आपने कहा सर ये बन गया जाके माइनस का के 2Q स्क्वायर अपॉन R प्लस के 2Q, यहां पे भी 2Q बन जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2KQ स्क्वायर अपॉन R, और इट कम्स आउट टू बी 0। आपने कहा सर सिस्टम एनर्जी 0 थी। अच्छा फाइनल कितनी हो गई? आपने कहा कि सर देखो अगेन वही के क्यू इंटू माइनस का 2Q अपॉन 2R प्लस के इंटू 2Q का स्क्वायर अपॉन 2 × 2R। अब भैया यहाँ पे 2 × 2R आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर क्या बन गया? आपने कहा सर देखो अब यहां बन जाएगा, ये माइनस का 2Q कैंसिल हो गया तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन R माइनस साइन के साथ प्लस के, यहां पे भी 4 आएगा, नीचे 4 आएगा, ये भी कैंसिल, के क्यू स्क्वायर अपॉन R, इट कम्स आउट टू बी 0। इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, वर्क डन भी 0, काम खत्म। नेट वर्क डन विल बी 0। सिंपल। तो यहां से यहां जब एनर्जी का कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी तो आ ही नहीं रही। तो जितना वर्क डन किया जाएगा तो वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन, वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, या तो डेल्टा यू जाएगा या डेल्टा के जाएगा। भैया डेल्टा के भी 0 हो गया, डेल्टा यू भी 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 हो गया। और कोई एनर्जी आपने और कोई फोर्सेस आपने कंसीडर करने को बोले नहीं है तो मुझे जरूरत भी नहीं है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्लियर होता है। अब यहीं पर फिनोमिना कंसेंट्रिक कहा जाता है। कंसेंट्रिक, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चंस बनता है। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि भैया देखो एक ये है, एक चार्ज क्यू यहां रख दिया, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर की इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, ठीक है ना। और आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर, आपको बोला गया कि भैया एक बात बताओ कि बताओ फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले तो यही है, फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? इसको कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है। कई लोग कैपेसिटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर देते हैं कि एनर्जी स्टोर जो होती है, थोड़ा कैपेसिटेंस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि एनर्जी जो स्टोर होती है वो फंडामेंटली होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। तो हम जो सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, इट कैन ऑल्सो बी टेकन केयर विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो। कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आपने कहा अच्छा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? आपने कहा देखो सर अगर आपने क्यू यहाँ रखा, ये कंडक्टर है आर और 2R का, तो यहाँ पर माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने कहा यो तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पर बाहर एक और प्लस क्यू आ जाएगा, आपने कहा ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितनी जगह चार्ज आए? आपने कहा 3 जगह चार्ज हो गए। मतलब अगर मैं देखूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज नॉट कंसीडर्ड और इग्नोर्ड। आपके में ऐसा है सर क्यू चार्ज अगर 0 रेडियस पर है तो उसकी एनर्जी तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। यस यस, हम उसको इग्नोर कर, नेग्लेक्ट नहीं बोल रहा हूं, इग्नोर करते हैं। तो वी डोंट कंसीडर द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी जो होती है वो डिफाइन नहीं की जाती है या नहीं की जा सकती है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी हम लोग अभी अपने उसमें कंसीडरेशन में नहीं रखते हैं। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देर आर टोटल 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला एक हो गया पॉइंट चार्ज और 2 हो गए स्फेरिकल चार्ज।
अगर अब मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे दोस्त, तो क्या अब मुझे आप बता सकते हो क्या होगा? तो आपने कहा देखो सर, पॉइंट की सेल्फ एनर्जी नहीं, तो सेल्फ कितनी हो गई? आपने कहा सेल्फ 2 हो गई। एक हो गया के माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2r, स्क्वायर करोगे तो भी निपट जाएगा, और एक के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r, क्योंकि अब बाहर की तरफ था, तो इट्स सिंपली ये सेल्फ। अब यू इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरेक्शन मतलब हो गया कि जो इन स्फीयर के साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो आपने कहा इंटरेक्शन किसका किसका? मैंने कहा 3 मान लो, एक ये मान लो, दूसरा ये मान लो, तीसरा ये मान लो। तो 3 इंटरेक्शन लिखोगे तो 3c2 मतलब 3 आएंगे। तो आपने कहा यू इंटरेक्शन मतलब पहला इन दोनों का लिख ले, तो क्यू के कारण पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। ये हो गया यू 1 और 2 का इंटरेक्शन। 1 और 3 का लिख लेते हैं, के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2r प्लस 2 और 3 का लिख लेते हैं, तो 2 के बाहर है तो इसके कारण यहां पे मान लेंगे, तो के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r। तो माइनस क्यू के कारण यहां पोटेंशियल कितना, बस इतना लिखना है आपको, एनर्जी लिखनी है तो माइनस क्यू, क्योंकि आउटर पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो यहां पर जब 2 3 की बात करेंगे तो 2 के कारण यहां का पोटेंशियल कितना हो गया? के माइनस क्यू बाई 2r। और इस पोटेंशियल पे सारा का सारा क्यू चार्ज है, तो एनर्जी कितनी हो गई? के माइनस क्यू बाई 2r। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, तो ये u12 हो गया, ये u13 हो गया, और ये u23 हो गया। आपने ये सारी एनर्जीज यहां पर लिख दी। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ये वाली बात आपको समझ में आती है मेरे दोस्त, तो क्या मैं इस पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी। यही 5 शब्द तो हैं टोटल एनर्जी के। बात समझ में आई? अब यही के क्वेश्चन आपको इरोडोव के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर आपसे बोला गया, क्या बोला गया, क्या बोला गया कि अगर इस क्यू चार्ज को यहां से उठा के इंफिनिटी तक लेके जाया जाए थ्रू अ वेरी स्मॉल टनल फ्रॉम हियर, तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा? बताओ कितना काम करना पड़ेगा? लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कई बार बच्चा यू लिखने में कंफ्यूज होता है, तो इसको मेथड 2 से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए कि किस तरीके से आपको लिखना होता है, किस तरीके से आपको करना होता है, और क्या क्या चीजें अपने पास होंगी। ठीक है ना? तो अगर आपके मन में इस चीज को समझना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर देखो, क्यू माइनस क्यू कितनी एनर्जी बन गई? आपने कहा देखो ये वाली एनर्जी तो इससे खत्म हो गई, के माइनस क्यू का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर, और के क्यू स्क्वायर बाई 4r। तो ये बन गया जाके अपने पास के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r, और प्लस सॉरी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो माइनस का ये 3 के क्यू स्क्वायर, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r, दिस विल बी द टोटल एनर्जी यू टोटल। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो बेटा, इसको एक तो ये तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। कई बार आप यहां पे सेंटर पे पोटेंशियल लिख के भी इसको कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मैं यहां पर आपसे बोलता कि बेटा मेथड नंबर 2, ये सिर्फ इसको करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग को देने की जरूरत है कि हाँ बेटा ये वही चीज है। अगर मैं सोचता कि बेटा यहां पर एक टनल बनी है ना, क्योंकि जब बाहर जाने की बात है तो मैं पहले अंदर लाने की एनर्जी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने कहा सोचो बेटा कि किसी क्षण पर यहां पे चार्ज क्यू है, और आप अब एक डीक्यू चार्ज इनफाइनाइट से उठा के यहां ला रहे हो, और ऐसा कर करके आपने यहां पर एक क्यू चार्ज बनाया। सेल्फ एनर्जी तो वही होगी ना। अब मैंने कहा मैं पूरे सिस्टम की सेल्फ एनर्जी एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपने सेल्फ स्फीयर की अलग लिखी, इसकी अलग लिखी, और इनकी आपस की इंटरेक्शन अलग लिखी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं पूरा सिस्टम एक साथ बनाता हूं ना। पूरा सिस्टम कैसे बना होगा? डीक्यू 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 चार्ज लेकर आए होगे क्यू पॉइंट पे, तभी तो पूरा सिस्टम बना। तो अगर मैं सिस्टम की सेल्फ एनर्जी डायरेक्टली लिखने की बात करूं, तो मेथड 2 एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये यहां जाएगा, तो आपने कहा देखो सर अगर मैं इस क्यू पॉइंट पर लिख रहा हूं उस क्षण पर यहां का पोटेंशियल क्या होगा? तो आपने कहा यहां माइनस क्यू चार्ज होगा, यहां प्लस क्यू चार्ज होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस।
अब यहां पर तुम्हें एक बात सोचनी पड़ेगी, वो क्या, कि सर मैं पॉइंट चार्ज को बनाने की एनर्जी नहीं लिख सकता हूं, वो मैंने पहले भी इग्नोर की है, मैं अभी भी इग्नोर करूंगा। मतलब इस क्यू पर जो डी क्यू का प्रभाव होगा वो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो जीरो रेडियस का फॉर्मेशन है, और मैं उसी की फील आपको यहां देने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम जो लिखने जा रहे हैं दैट इज बिकॉज, क्योंकि पॉइंट चार्ज का तो एनर्जी फॉर्मेशन की बात नहीं हुई, किसकी बात है कि यहां पर क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू रेंज हो, उसके कारण बात हुई। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां का पोटेंशियल लिखता तो आप बोलते यहां पोटेंशियल 3 के कारण होगा, याद रखना 1, 2 और 3। V1 मैं लिख नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है, V2 प्लस V3 बेटा, जिस क्लैरिटी के साथ आपको मैं चीज समझा रहा हूं, इस क्लैरिटी के साथ अगर आपने चीजों को समझ लिया तो आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको फील आ जाए कि हम पॉइंट चार्ज इग्नोर कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिखता Q 1 2 3 की बात मैंने यहां पे की है, तो ये वाली बात कैसी है, इग्नोर्ड, नेग्लेक्ट नहीं है, इग्नोर्ड है, क्योंकि कर नहीं सकते, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। Q2 Q3 की बात करें तो मैंने लिखा K माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r, क्योंकि यहां से तो रेडियस r और 2r है, तो यहां का पोटेंशियल यही तो बनेगा। तो आपने कहा पोटेंशियल ये बन गया, तो वर्क डन को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डी डब्ल्यू, इट इज नथिंग बट ये प्लस हो जाएगा, तो आपने कहा यस सर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई 2r, माइनस का था तो यहां माइनस के क्यू बाई 2r डॉट डी क्यू। यही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो k बाई 2r तो बाहर आ जाएगा, क्यू डी क्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दोगे, मतलब सॉरी क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से क्यू तक। अरे यार, इट सिंपली कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाई 4r। जो आपने मेहनत की यहां लाने में, वो आपकी एनर्जी में स्टोर हो गया, और यही एक लाइन में आपने यहां पे भी किया, यहां आपने उसको 3 स्टेप्स में किया। हमने यहां पर भी क्या इग्नोर किया, मैंने इसकी सेल्फ एनर्जी यहां पे भी नहीं लिखी थी कि भैया क्यू कैसे बना होगा, मैंने यहां पर आपको बोला क्या लिखने को, क्यों वो लिख नहीं सकते, और मैंने वही चीज आपको यहां दिखाई कि भैया ये क्यू कैसे बना, मैं उसको नहीं लिख पा रहा हूं, B1 मैं नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं इग्नोर करता हूं। हर जगह पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इग्नोर्ड, और ये अगर आपने समझ लिया तो आप देखो कि क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना भयंकर डेवलप हुआ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपने यहां डेवलप करी है। लिख लिया, आगे बढ़ रहा हूं, है ना। तो अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये हो गई सेल्फ एनर्जी लिखने के तरीके कि आप क्या लिख सकते हैं, और इसी तरीके से एक अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बाकी डिस्क की, सिलेंडर की एनर्जी लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं लिखी जा सकती, बहुत नीडेड नहीं है, पार्शियल में है, लेकिन जब आप एक इन्फिनिट स्पेस की बात करते हैं, उसके एक छोटे पार्ट की एनर्जी लिख रहे होते हैं, तो फिर उसके कंसिडरेशन अलग अलग हो जाते हैं। बट ठीक है, हम लोगों को एक मैथोलॉजी की तरह काम कर रहे हैं। बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर लेयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज एंड रेडियस आर इज गिवन बाई वी बराबर 4 सिग्मा आर। ये क्या दे दिया, ये आपको दे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, here sigma is surface charge density in the layer, which of the following expression correctly represent the electrostatic energy stored in the electric field of the similar charged layer of radius r रेडियस पे कितनी होगी। तो उनका देखो भाई साहब, मुझे ये बता दो इस r रेडियस पे कितनी होगी, और उन्होंने एक बात समझा दी, बोलो क्या, उन्होंने कहा देखो भैया जब r रेडियस का होता है तो उसके सरफेस पर यहां पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज डिफाइंड एज k, सॉरी 4 सिग्मा इंटू आर, यही तो होता है। अब सोचना जरा यहीं पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे यहां पर dr थिकनेस बढ़ानी है, कितनी थिकनेस बढ़ानी है, dr थिकनेस बढ़ानी है, अगर मुझे यहां पर dr थिकनेस को बढ़ाना है, अगर मुझे यहां पर dr थिकनेस को बढ़ाना है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता पाओगे कि मुझे कितना चार्ज लाना होगा। आपने कहा कि सर देखो, अगर आपने ये रेडियस r ली है तो इतने का एरिया जो हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट ही रखना है, तो अगर मैं डिस्क 0 से लेके कैपिटल आर तक पूरी बनाऊंगा तो डिस्क के बगल में डिस्क चिपकाता जाऊंगा, और अच्छी बात क्या पोटेंशियल सर्कमफेरेंस पे दे दिया भैया, तो हमको यहां से वर्क डन दिख जाएगा, कितना वर्क डन हम करने जा रहे हैं। आपने कहा पोटेंशियल यहां का जो है दैट इज गिवन एज 4 सिग्मा आर, तो यहां पे जो डी क्यू आपको लाना होगा वो कितना होगा। आपने कहा सर देखो इसका एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर, और मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा से, तो अपना काम सेटल हो गया, अपना काम फिक्स हो गया, अपना काम पिक्चर में आ गया। आपने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा भाई मेरे अब हो गया काम।
And from here we can very simply say that dW is simply defined as 4 sigma r into 2 pi r dr into sigma और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 4 दूनी 8 इधर आ गया, सिग्मा स्क्वायर इधर आ गया, पाई इधर आ गया, आर डी आर और एक आर, तो आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा ना, तो आर क्यूब बाई 3 बन जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट लगा दो 0 से लेके आर तक, कितना बन गया 8/3 सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब बाई 3, नहीं सॉरी बाई 3 तो एक बार लिख ही लिया ना बार, तो पूरे में बाई 3 आ जाएगा। तो 8/3 का कोई ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया आपके लिए अब एक और नया क्वेश्चन कराता हूं, एक बढ़िया थॉट प्रोसेस डेवलप कराता हूं आपका, करोगे? बढ़िया सा क्वेश्चन, इंटरेक्शन एनर्जी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आपसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, मानना ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि एक ये स्फेयर है, ठीक है ना, इसके अंदर एक r/2, अबे रुक जा, r/2 रेडियस की r/2 रेडियस की अब समझना, इसमें एक कैविटी बना दी और अब आपसे पूछा गया ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी क्या है। एक रो की डेंसिटी है और एक माइनस रो की डेंसिटी है। फाइंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी between two body of रो एंड माइनस रो। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर जरा एक बार थॉट सोचो ना, कैसे लिखें यार, इंटरेक्शन लिखना है। इंटरेक्शन लिखने का मतलब दो बॉडी के बीच पे इंटरेक्शन लिखोगे तो यार एक के कारण दूसरे पे पोटेंशियल लिखा जाए और फिर वहां पर उसकी डी यू को डिफाइन करें, डीवी लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तब तो कुछ काम कर पाएंगे। पर एनर्जी अगर लिखनी है तो हमें डी यू डी क्यू किस लिखना पड़ेंगे। तो कंसेंट्रिक सेल्स के अंदर तो हमारे लिए बड़ा प्यारा काम था कि भैया यहां पर अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसके कारण इस आर रेडियस पे हर जगह पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर था तो लिख देते थे। या यहाँ पे Q1 है तो इसके बाहर कोई एक और Q2 का बनाया तो आपने कहा कि देखो सर यहां से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होंगे वो के क्यू बाई आर और प्लस के क्यू1 बाई सॉरी के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू1 बाई 2r, अगर ये रेडियस आउटर रेडियस 2r है और हर जगह पर यही होता था तो u लिखना है तो Q2 को मल्टीप्लाई कर देते थे। भाई अभी तक हमने यही तो किया, लेकिन यहां पर ऐसा फील होता है कि सर स्फीयर के अंदर तो हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा, मतलब यहां पर तो बहुत हैवी इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये तो आ रहा है। लेकिन यहां पर आती है एक बहुत ही प्यारी बात बेटा, और जल्दी से इस छोटे से कुपचे कंसेप्ट को जरा ध्यान से अपने मन में बैठाओ और यहां पर ऐसी कहानी को हमें समझना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गेम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने का मतलब, मैंने कहा सोचो जरा, अब मैं तुमको एक बात बोलूं, सुनना जरा ध्यान से बेटा, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा ये मान लेते हैं कि यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इससे x दूरी पहले और इससे x दूरी बाद यहां पर एक चार्ज रखा है dq और यहां पर भी एक चार्ज रखा है dq। जरा ध्यान सुनना, ठीक है, जो कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले समझ लेना एक बार। अगर यहां का पोटेंशियल V1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलेंगे तो यहां का पोटेंशियल क्या बचेगा, V1 माइनस 2e इंटू एक्स, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E डॉट डी एक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटेगा तो आगे जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा और माइनस का 2ex बनेगा, यस और नो। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्ज की लिखता तो आप बोलते हैं इसकी एनर्जी क्या होगी, U बराबर
डी क्यू इंटू वी वन प्लस डी क्यू इंटू वी वन माइनस टू ई एक्स। बोलो यस और नो, सही लिखा गलत लिखा? इन दो चार्ज की लिखता, सुनना जरा ध्यान से। आपने कहा हाँ भाई ठीक बात है। अब अगर मैं यही पूछता हूं, मैं बोलता कि देखो भैया डी क्यू तो इधर आ गया, अगर मैं यहां लिखता ये वी वन है, ये वी माइनस टी एक्स है, तो यहां पर देखो क्या ये लिखा हुआ है टू वी वन माइनस टू ई एक्स। अगर मैं टू बाहर निकाल लूं तो देखो टू डी क्यू इंटू वी वन माइनस ई इंटू एक्स। अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, अगर इसको ध्यान से घूरो तो ये टोटल चार्ज ही तो लिख दिया है, और ये क्या है वी एट सेंटर और मिड पॉइंट। अगर ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, तो अगर मैं सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो जो पोटेंशियल यहां का होगा वी वन, वही सॉरी वी वन लिखता हूं, इसको गलत लिख दे रहा हूं, वी नॉट लिख दे रहा हूं। तो जो पोटेंशियल यहां वी नॉट होगा वही पोटेंशियल यहां वी नॉट होगा वही पोटेंशियल है। अगर आप यहां से x1 से x2 दूरी पे दो दो पॉइंट लिख लो, तो अगर इसके आगे और पीछे के बिंदु आपको लिखने हैं तो आप सीधे लिख सकते हो इसके आगे का जो चार्ज है, इसके पीछे का जो टोटल चार्ज इनटू इसके सेंटर का पोटेंशियल। और जो सेंटर का पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में इक्विपोटेंशियल सरफेस रहती है, पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। यही सेम फिनोमिना यहां लगाने जा रहा हूं। क्या लगाया मैंने फिनोमिना? आपने कहा कि देखो सर यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की रहेगी। इससे प्यारा एप्लीकेशन मिला क्या कहीं? मजा आया कि नहीं आया पहले बताओ? है बड़ा शानदार सा एप्लीकेशन है। आपने कहा देखो सर ये वही वाली कहानी बन गई, एक्स आगे एक्स पीछे। तो पहले समझो कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वीओ, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है वीओ, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है वीओ, वही इस पॉइंट, ऑल पॉइंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सबका पोटेंशियल सेम होगा। अगर इसके पहले चार्ज क्यू है, इसके बाद में चार्ज क्यू है, तो सेंटर का लिख दो तो मेरा काम चल जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ, बेटा ध्यान समझना, पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट माइनस रो स्फेयर, इट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू जो टोटल चार्ज होगा इनटू पोटेंशियल एट सेंटर। पहले ये समझो इस बात को, एनर्जी लिखनी है तो हर जगह एनर्जी सबकी जोड़ेंगे, तो यहां का चार्ज डी क्यू, यहां का चार्ज डी क्यू, दोनों जोड़ के बीच पे आ गए, ऐसे सारे इधर इधर के जोड़ के बीच में आ गए, सबको सेंटर पे मान लो ना, तो वी कैन एज्यूम द होल चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। अरे बोलो हाँ या ना, और सेंटर का पोटेंशियल लिख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या इंटरेक्शन फील आया? क्या फील आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से देखो इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से लिखो इसको, देख लो बेटा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अभी क्या कहानी ओवर हो गई है? लिख लिया? देख लो कहानी अभी ओवर नहीं हुई है, कहानी की शुरुआत हुई है। अब क्या है? आपने कहा देखो सर अब अपने पास है कि पोटेंशियल एट सेंटर और निकालना है। तो अगर हम पोटेंशियल एट सेंटर निकालना चाहते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया दो कहानी है अपने पास, पोटेंशियल एट सेंटर निकालने के लिए अपने पास दो काम करने का है। बोलो क्या? आपने कहा कि देखो सर अगर मैं इस सेंटर का पोटेंशियल चाहता हूं वी एट सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी, तो मुझे लिखना पड़ेगा वी एट आर बराबर आर बाई टू ड्यू टू कंप्लीट स्फेयर। अरे बोलो हाँ या ना? प्लस या यहां पर अगर आप माइनस का वो मानते हो तो माइनस का हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू रो डेंसिटी स्फेयर एट सेंटर। आपने कहा मतलब? मैंने कहा देखो मतलब सिंपल सा है कि एक इसके कारण लिखना पड़ेगा पूरे के कारण, एक पूरे कारण लिखना पड़ेगा और एक आधे कारण, उसको माइनस करना पड़ेगा। भाई इसके कारण लिखेंगे और फिर इसके कारण माइनस करेंगे सेम पॉइंट पर। तो अगर ये वाला पॉइंट यहां पर है तो वी कैन वेरी सिंपली से कि डेंसिटी अगर रो है तो यहां से r बाई टू पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो आपने यहां का पोटेंशियल हो जाता है अगर टोटल चार्ज को q मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास k q अपॉन
2r³ इंटू 3r² माइनस r², ये तो बनता है, ये तो बनेगा। क्यू मतलब टोटल चार्ज आ गया, मतलब रो रो इंटू 4/3 πr³ लिख सकते हैं। तो आपने कहा के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, r बाई 2 का स्क्वायर, तो r² बाई 4 बन जाएगा, तो k अपॉन 2r³ इंटू क्यू इंटू 3r² माइनस r/2 का स्क्वायर, मतलब r²/4। तो ये बन जाएगा जाके 4 3 12 11 8, तो 11 KQ अपॉन 8r, r² से r के। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला जो पोटेंशियल बन गया मेरे पास, ये आ गया 11 इंटू 11 के क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 πr³, क्योंकि पूरे रेडियस की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे चार्ज की बात होगी, अपॉन 8r। ठीक है ना, r से ये r चला जाएगा, 4 से ये 2 चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा 11/6, 3 दूनी 6, 11/6 के रो इंटू πr²। दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो इसके तो सेंटर में पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एट सेंटर r बराबर 0 रखोगे तो 3 3 KQ/2 आ जाता है, सबको याद होगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर हो जाएगा k, सॉरी 3KQ-/2 r, तो इसकी रेडियस हो जाएगी r/2, तो बाई 2 से वाला बाई 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 3k, क्यू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4/3 r/2 का होल क्यूब इंटू रो अपॉन r। तो ये कितना आ गया बेटा अपने पास, 3 से वाला 3 चला गया, ये हो गया 4 और r² 8, तो बाई 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू के, और ये r² बन गया इधर की तरफ, एक रो बन गया। ठीक है ना, और बाई 8 है तो बाई 2 बन जाएगा, ये है ना, नीचे r का क्यूब होगा ना, तो r2 की 8 हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा माइनस साइन के साथ पाई के r² रो अपॉन 2। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना सभी, गलती तो नहीं की मैंने, r4 कैंसिल हो गया है, बाई 2, 3 दूनी 6 इधर आ गया, ये हो गया इधर की तरफ, और इधर हो गया इधर की तरफ, और माइनस करेंगे तो उसके सेंटर पे हो गया 3, और इसके कारण जो पूरा हो गया वो अपने को मिल गया। तो अब अगर मैं करूँगा तो 11 दूनी 22, 22 और -6, 22 और 6 16 आ जाएगा ना, 16/12, 16/12 पाई, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 3 है ना, के पाई r² रो। ये देखो पोटेंशियल बन जाएगा बेटा, है ना, चेक कर लें एक बार जल्दी से फटाफट, कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा एक बार, है ना, मोस्ट वैल्यू कैलकुलेशन सब कुछ सही है, फिर भी एक बार देख लेना, सही है सब कुछ वैसे, फिर भी एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि कई बार बच्चे बाद में बताते हैं कि सर कुछ गड़बड़ हो गया कहानी। ठीक है, तो अब अगर पोटेंशियल लिख दिया तो मेरे लिए बहुत सिंपल सी कहानी है। अब इसका एनर्जी, तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मेरे लिए एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन बन गई। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहाँ अब यू लिखना चाहूंगा तो मैं यू लिखूंगा, यू बराबर रो इंटू 4/3 πr/2 का होल क्यूब, यही तो इसकी चार्ज हो गया टोटल, ये क्यू टोटल आ गया, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल जो हमने भी निकाला है, दैट इज 16/12 के पाई r² इंटू रो, आंसर आ गया, खत्म। तो बेटा ये बहुत बहुत बेसिक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसी पर बेस्ड एक कंसेप्ट और है जहां पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। हाँ ये क्वेश्चन, ये अब मैं चाहूंगा होमवर्क करना है, पाथफाइंडर का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है कि अगर एक हेमिस्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही सब जगह का होगा। बेसिक कंसेप्ट लगाते हुए अपने को काम करना है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोपोजिशन, जो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को जरा समझ लें, फिर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करते हैं, और जिससे आपके कंसेप्ट और दिल दिमाग खुल जाएंगे और बेहतरीन आपको फील अच्छा आएगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर
अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो हमारे पास बहुत बेसिक से 2-3 चीजें आती हैं जो हमको समझनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इस बात को बताता है और ये बहुत जनरल बात है। गॉस लॉ के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक शीट ऑफ चार्ज है, यहाँ पर कोई डेंसिटी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कोई चार्जेस आपके दिए गए हैं। आपको बोला जाए कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसके दोनों तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ वेरी जेनरिक कंसेप्ट। कई बार इलेक्ट्रिक प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता के छोड़ दिया जाता है, बट ये इस स्फेरिकल के लिए नहीं है, बहुत जेनरिक कंसेप्ट, और इस पर हम लोग बहुत जेनरिक वे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, बहुत सारी कहानियां समझी जा सकती हैं, और वो हमारे लिए बड़ा ईजी पड़ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना भी। राइट, तो अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से अपने को समझना है कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक E1 है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड एक E2 है। अगर मैं गॉस लॉ से बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, तो वी कैन वेरी सिंपली से द फ्लक्स कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे फ्लक्स, अगर इसकी थिकनेस कुछ मान लेते हैं x है या dx है, कुछ भी आप ले सकते हैं। वी कैन वेरी, और इसका एरिया आपने कुछ a मान लिया, तो आपने बोला कि सर फ्लक्स फाई नेट जो आ जाएगा दैट सिंपली इक्वल टू E2 माइनस E1 इंटू ए। ये तो बनता है, देखो फ्लक्स है ये। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, नेट फ्लक्स अगर E2 माइनस E1 इंटू ए हो गया, तो क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता सकते हैं यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा? तो आपने बोला नेट फ्लक्स जो होता है यही आपका Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो। और यहां से हम इसकी चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर दिशा में, किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है, बदलती है, उसको हम लोग सिंपली Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के थ्रू, या उसके डेंसिटी मतलब वो बदलती है, वो बेसिकली उसके अंदर के जो चार्ज है उसी के कारण बदल रही। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 आई है बेसिकली इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही तो बदला है। अगर यहां चार्ज नहीं होता तो जो E1 होता वही E2 होता। अब जो E1 से E2 का परिवर्तन हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस इनक्लोज चार्ज। तो आपने कहा इनक्लोज चार्ज कैसे लिख सकते हैं? आपने कहा देखो सर, यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज E2 माइनस E1, इट इज सिंपली इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू एरिया इंटू एक्स। तो यहां से अपना इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो डी होता है वो रो डॉट डी एक्स के बराबर हो जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ जाता है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यही तो टोटल चार्ज होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉरी, मैं यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया। एक और सिंपल सा तरीका, अगर क्यू इनक्लोज को मैं लिखता तो लिखता सिग्मा इंटू डी। भाई जो चार्ज इसके अंदर होगा वो सिग्मा इंटू डी इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो अगर हम यहां पर चार्ज डेंसिटीज की बात करना शुरू करते हैं कि यहां पर अगर मैं एरिया से डिवाइड करूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना इसी सिचुएशन को। तो मैंने कहा इसको लिखने के 2-3 तरीके जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि E2 माइनस E1 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? इट्स सिंपली इक्वल टू Q इनक्लोज जो भी अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1, इट इज सिंपली इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एरिया इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q इनक्लोज अपॉन एरिया कर दूं तो यही तो सिग्मा हो गया, चार्ज डेंसिटी बता दी। तो ये चार्ज डेंसिटी ऑन द इस सरफेस पर आ जाएगी, और चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस अगर आ गई तो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट E2 माइनस E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इट इज सिंपली डिफाइंड एज सिग्मा। यही सिग्मा हो गया। तो सबसे पहले द चार्ज डेंसिटी रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड। आपने कहा बहुत अच्छा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन मिल जाता है हम लोगों को, दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात। अब मैं यहां पर आपसे एक छोटा सा पॉइंट और कहूं कि बेटा एक बात बताओ, जरा सोचो कि अगर यहां पर एक सिग्मा चार्ज डेंसिटी आपको दे दी गई है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा यहां पर यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, मतलब फोर्स लग रहा होगा, फोर्स पर यूनिट जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल सकते हैं, उस प्रेशर को हम किस तरीके से देखें और उसका क्या रोल डाउन रखा जा सकता है, किस तरीके से समझा जा सकता है। आपने कहा कि सर देखो, अगर मैं देखूं
तो मैं बोल सकता हूं कि यार उस पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक फोर्स लगाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना, इज इट क्लियर? क्या ये वाला पॉइंट समझ में आता है? आपने कहा सर हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा यार जो फोर्स इस पर लग रहा होगा उसी के करस्पॉन्डिंग ही तो डिस्कशन आएगा। तो आपने कहा कि सर मैं कैसे उस पर लगने वाले फोर्स को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है कैसे समझा सकते हैं, जरा इसको एक बार जरा समझ। तो मैंने कहा बस सिग्मा देख लो एक बार पहले, रो देख लो बस, वो एक इंपॉर्टेंट है। रो देख लिया आपने, कहा इसका मतलब इस रीजन में अगर डेंसिटी रोज के साथ बदल रही है, ये मे बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से E2 तक बदल रही है। तो बताओ सर इस पे कितना फोर्स लगा। मैंने कहा देखो भैया बहुत सिंपल सी चीज है, हमको सिग्मा की वैल्यू पता है कि दैट दिस इज E2 माइनस E1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा यस बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं सोचूं तो क्या आप मेरे को बोल सकते हो कि लगने वाला फोर्स अगर मैं यहाँ पे सोचता कि कुछ किसी जगह यहाँ पर, क्योंकि E1 से E2 बदला है तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरिएबल रही होगी। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ E है, कितनी है? E है, और मैं यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट लूं, इस छोटे से सेगमेंट पे बात करूं, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो आपने कहा सर इस पर लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा दैट वी कैन से द DF इज सिंपली इक्वल टू, इस एरिया में कितना चार्ज हुआ, रो इंटू DX इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सोचो हाँ या ना, सोचो। रो इंटू DX इंटू ये क्या बता दिया आपने? कहा कि सर ये तो हो गया चार्ज Q या DQ इंटू E, यही तो है। तो इतने रीजन में जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा यहाँ के इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कोई, मैं एक बहुत जेनरिक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि बिल्कुल जेनरिक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया करना है, सिंपल जेनरिक है। आपने कहा देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही तो आपने कहा देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से E2 बदली, बीच में कुछ ग्रेडियंट रहा होगा, कैसा भी ग्रेडियंट हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने कहा यार देखो E1 से E2 बदलेगा तो वो रो DX के करस्पॉन्डिंग बदलता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट आप फाइनाइट की बात करें वो हर छोटे छोटे DX के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसके इसके दोनों एंड पे लगाते तो भी आपका ये एप्लीकेबल रहता, राइट, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आपने कहा अच्छा सर, तो मैंने कहा अक्सर DF की अगर मैं बात करता हूं इन दिस केस ऑफ प्लेन बॉडीज, वी कैन वेरी सिंपली से द DF अपॉन, मतलब अगर एरिया को आप छोटा सा एरिया ए ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे F अपॉन जो DF अपॉन ए आ गया, दैट इज द DP, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द स्मॉल प्रेशर चेंज या फोर्स पर यूनिट एरिया, इट शुड बी इक्वल टू E इंटू रो DX। अच्छा अब यहां पे रो DX को ध्यान से करो, तो रो DX क्या हो गया? आपने कहा सर यहां से अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं रो डॉट DX सिंपली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ DE। और ये कहानी देखो डेरिवेशन के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि सर क्या आपने नई बातें कर दी, बट इंपॉर्टेंट यही है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि यहां पर अगर मैं कोई चीज जो लिख रहा हूं उसका एप्लीकेशन कितना प्यारा है। इसको लिख सकते हैं DE इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा तो DP इज सिंपली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से E2 तक वेरी कर रही है तो E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल केस। और DP मतलब प्रेशर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ चार्ज। कोई भी आपके पास एक सरफेस ऑफ चार्ज है उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होगा, दैट वी कैन डिफाइन वेरी सिंपली फ्रॉम हियर कि DP जो होगा वो E इंटू रो DX के करस्पॉन्डिंग लग रहा होगा। और आप यहां पे रो DX को E डॉट D लिख सकते हैं, E डॉट D इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ DP। क्या बात समझ में आता है बेटा? कोई परेशानी इसमें बच्चे किसी तरीके की? हम लोग बात कर रहे हैं जब यूनिफॉर्मली एरिया आपका बदल रहा है और एरिया आपका एक कांस्टेंट एरिया के दौरान आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होती जा रही है। तो पहली बात आई यहां पर कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये दिस इज अ जेनरिक कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एरिया के परपेंडिकुलरली वेरी कर रही है विद इन द सेम एरिया रेंज, तो हम वहां पर इसको डिफाइन कर देते हैं, बहुत इजीली हम इससे समझ सकते हैं। तो आपने कहा सर अच्छा, तो दिस इज जेनरिक कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता कितना है किसी भी चार्ज सरफेस पर? अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ
E1 स्क्वायर माइनस E2, या सॉरी E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। अब इसको देखने का एक और तरीका बन जाता है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर देखो तो ये बन जाएगा एक E2 माइनस E1 और एक बन जाएगा E1 प्लस E2। अगर आप इसको देखोगे तो E2 माइनस E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने अभी देखा तो यही तो हमको सिग्मा निकल के आया था। तो अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू E1 प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। तो अगर ये देखो तो ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, और ये हो गई आपकी चार्ज डेंसिटी। अब ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत प्यारा है। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि क्या एवरेज रहेगा दोनों तरफ का, अगर एवरेज आपके पास है उसको चार डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, आपको वहां से आंसर निकल के आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक बट अमेजिंग कंसेप्ट। हाँ 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 हाँ, मजा नहीं आया? चलो जरा समझाते हैं। अब आप लोगों ने इन सभी कंसेप्ट्स को समझा कैसे? आपने कहा कि देखो सर, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं किसी एक हॉलोस्फीयर के केस में, वी नो कि भैया इस सरफेस पर कितना फोर्स है, तो आपने कहा यहां पर अगर एक कोई डी एरिया की बात करता हूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसको आप लोग लिख सकते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा ध्यान से, वेयर सिग्मा इज सिंपली डिफाइंड एज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? आपने कहा सर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज 1/2 एंड दिस इज एवरेज 0 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां का जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी सॉरी इनटू सिग्मा, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही से आपसे पूछा जाता है कि भैया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा इन दोनों को अगर अलग अलग करने की कोशिश की जाए, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ, आपने कहा अगर इसको मैं बीच से काटता हूं तो अगर ये दो हेमिस्फीयर बनते हैं, अगर ये दो हेमिस्फीयर बनते हैं तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ही तो हम फॉर्म लिख सकते हैं कि भैया देखो अगर इन दोनों की बात करें तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इनको पास रखने के लिए। तो आपने कहा जितना ये दोनों एक दूसरे को बाहर लगा रहे होंगे, जितना इस पर बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो आपने कहा कितना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो आपने कहा F1 को लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि हर एक पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग दिशाओं में लग रहा होगा। तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट इट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, एंड वी कैन वेरी सिंपली से इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। वेरी बेसिक कंसेप्ट, और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी लोगों ने जेई मेंस का ये क्वेश्चन किया भी होगा, और आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आपके सामने आया हो। बट अब इसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैं चेंज कर सकता हूं, इसको थोड़ा और बेहतर पूछ सकते हैं। मैं आपसे इसी क्वेश्चन पे अगर मैं ऐसे आपसे पूछता कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि ये एक स्फेयर है और इसके ऊपर एक और स्फेयर दे दिया गया, कि स्फेरिकल शेल दे दी गई। अब ये एक स्फेरिकल शेल दे दी गई, आपसे पूछा गया बताओ भैया कि कितना फोर्स लगेगा, या व्हाट इज द टेंशन इन द स्फेरिकल बाउल, इसमें स्फेयर में कितना टेंशन अराइज हो रहा होगा, किस तरीके से अपन बात करनी होगी, या वहां पर क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, या वहां पर क्या प्रेशर होगा। तो अगर अब आपसे यहां पूछा जाता कि बताओ भैया यहां प्रेशर कितना है, अगर यहां पर एक चार्ज Q1 रख दिया गया, तो अगर अब एक अंदर चार्ज एक Q एक्स्ट्रा आ गया तो प्रेशर की क्वांटिटी, या इन दोनों को बीच में यहां से लॉक कर दिया गया, यहां पर एक रस्सी बांध दी गई, बताओ इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। या आपसे बोला गया कि भैया देखो ये दो चार्जेस हैं, इनको एक हुक से जोड़ा गया, ये हुक लगा हुआ है, अब ये हुक है, अब बताओ यहां पर इनके बीच में टेंशन इन द रोप क्या है, या टेंशन इन द हुक क्या है। आपने कहा स्फेयर ऊपर थे, नीचे से दोनों को से जोड़ दिया गया, तो अगर आपने यहां पे इन दोनों को जोड़ा है तो बताओ कितना होगा। तो आपने कहा जितना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा उतना ये लोग लगा रहे होंगे। अब बाहर का फोर्स क्या, आपने कहा अंदर की तरफ एक Q1 दे दिया, Q2 दे दिया। तो अब अगर आप फोर्सेस देखने जाओगे तो आपके लिए सिंपल है कि सर देखो यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आपने कहा सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू, मतलब अगर मैं इसकी रेडियस को आर ले लूं, सुनना जरा ध्यान से, और इसकी रेडियस को बेटा 2r ले लूं, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक स्फेयर है,
स्फीयर को अंदर एक और स्फीयर दिया, तो अब ये क्यूब इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है और इसके खुद के चार्जेस भी इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, राइट। जब एक सिंगल चार्ज था, जब एक सिंगल स्फीयर था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है। लेकिन अगर इसी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया और इसी कहानी के ट्विस्ट को हम लोगों ने थोड़ा सा और बेहतर कर दिया, और अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ यहां पे कितना होगा, तो आप क्या मेरे को बोल पाओगे कि सर देखो, इन दिस प्लेस वी कैन वेरी सिंपली से द इलेक्ट्रिक फील्ड इवन यहां पर हो जाएगी दैट के Q1 बाई 2R का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर हो जाएगी E2 बराबर के Q1 प्लस Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर। यही तो हो जाएगा बेटा। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रेशर, आप एवरेज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट बोथ आर द एग्जैक्टली सेम थिंग। कोई चैलेंज किसी तरीके का नहीं है, आप दोनों में से जो बेहतर लगे। आपसे बोला जाए बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपका मन करे आप स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे आउट। तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, बाकी सब तो बाहर आ जाएगा, इसमें तो कोई चैलेंज है नहीं। स्क्वायर करके आप लिखोगे तो ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा बन जाता है। तो आपने कहा यहां आ जाएगा के स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2R स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां आपका बन जाएगा 4 4 चौको 16 16R की पावर 4 बन जाएगा। इंटू यहां पर क्या बन गया Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो यहां बन गया Q2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Q1 Q2। खत्म। नाउ वी कैन पुट अप द वैल्यूज, और यहां से हम k की वैल्यू डाल सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, वी कैन गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास ही निकल के आ गया। मेरे से पूछा जाए फोर्स कितना होगा, फोर्स बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रेशर आपको दिखाई पड़ गया कि सर इन दिस केस द प्रेशर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ k स्क्वायर अपॉन 16R की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर कॉम्पोनेंट बनता है बेटा, अगर आप चाहेंगे तो उसको नीचे ले जाके सिग्मा के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, और या फिर Q2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 ये आप लिख सकते हैं। ये आपका फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 2R का, ताकि आपका ये आपका फोर्स आ गया। अब यही क्वेश्चन सिंगल लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। these are the very easy part, very easy questions। समझ में आया। अब ऐसे ही मैंने क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया, जरा ध्यान से देखना, और मैं चाहता हूं कि इसका आप लोग रिस्पॉन्स करें। कैलकुलेशन तुम लोग करते कम हो। अब मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे दो एक लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, टू सिलेंडर ऑफ रेडियस r and 2r placed coaxially with each other having the surface charge density sigma 1 and sigma 2, surface charge density sigma 1 and sigma 2, find the fractional change in the radius of outer cylinder if Young's modulus and thickness of the both cylinder is gamma and t respectively। इनकी मोटाई आपको t दे दी गई है, इसकी ये मोटाई आपको t दे दी गई है। आपको बोला गया बताओ कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा रेडियस के अंदर, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज दैट विल कम इनटू द रेडियस, ये तो पूछा गया बेटा आपसे, है ना। अब इसको कैसे सोचते हैं, आप बोलते हैं कि सर देखो, अगर यहां पर कोई एक चार्ज डेंसिटी आपको यहां पर दे दी गई है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर यहां पर अगर आपके पास कुछ चार्ज है, यहां पर भी आपके पास कुछ चार्ज है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। मान लेते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 सिग्मा 1 दे दिया, मतलब बेसिकली लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख देते हैं, इसको लैम्डा 1 लिखा है, तो डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाया, ये लैम्डा 2 है, ठीक है ना। ये तो समझ में आता होगा ना बेटा आपको, लैम्डा सिग्मा एल का सिर्फ रिलेशन होता है और कुछ खास रिलेशन की बात नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर, अगर ये लैम्डा 1 है बेटा, तो यहाँ पर इसकी रेडियस अगर यहाँ पे r है और इसका लैम्डा 1 है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर की तरफ, आप बोलेंगे 2 k लैम्डा 1 अपॉन 2r, और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर देखेंगे तो आ जाएगी 2k लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2r।
ये तो बन जाएगी। अगर आपको प्रेशर निकल के आ गया तो इसका जरा क्रॉस सेक्शनल व्यू जरा देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर देखो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर रेडियस का गेम आएगा और यहाँ पे टेंशन अराइज होगा, तभी तो टेंशन आएगा। तो आप इसी क्वेश्चन को मैंने क्लब कर दिया। ये सब बहुत आपने कहा कि सर इसका मतलब अब यहां पर अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो बेसिकली अंदर लगते हुए टेंशन से बैलेंस हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आता है? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। फोर्स की बात करें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आपने कहा देखो सर फोर्स जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाएगा, दैट इज सिंपली डी। अगर मैं यहां पर एक आर डी थीटा की बात करता हूं तो ये वाला जो एरिया हमारा बनेगा बेटा वो आर डी थीटा, और अगर इसकी लंबाई एल है तो वो एल के करस्पॉन्डिंग, सोचना ना यहां से एक ऐसा ऐसा लेंथ हमने लिया है ये, तो ये वाला जो एरिया यहां बन रहा है ये आर डी थीटा इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई इसकी एल होगी। बात समझ में आती है? इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई एल होगी। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा देखो भैया एक जरा बेसिक सा पॉइंट समझ लेते हैं कि यार अगर हम यहां पर समझें तो मैंने कहा देखो पी कितना आ गया, आपने कहा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगेन E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर, और एरिया कितना बन गया डी। आपने कहा सर आर डी, सॉरी यहाँ पे 2r रेडियस है, बाहर की रेडियस है, तो 2r इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई इसकी लंबाई एल। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो ये इस एरिया पे काम हो जाएगा। आपने कहा ये फोर्स लगा, जो छोटा सा फोर्स आ गया डीएफ का, जो इस पे लगा, और ये फोर्स बैलेंस कौन करेगा? आपने कहा सर टेंशन के अंदर के जो कंपोनेंट याद है, ये अगर यहाँ पे छोटा सा एंगल डी थीटा है तो टी साइन डी थीटा बाई टू, और यहां का भी एंगल बन जाता है बेटा टी साइन डी थीटा बाई टू। सभी लोगों ने बचपन में किया, ये डी थीटा बाई टू एंगल बनेगा। अगर ये एंगल डी थीटा है तो हाफ एंगल में डिवाइड करोगे तो ये एंगल डी थीटा बाई टू बनेगा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई टू, इसका भी टी साइन डी थीटा बाई टू। तो ये क्या हो गया? आपने कहा सर इधर आ जाएगा टू टी साइन ऑफ डी थीटा बाई टू। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लिख लेता हूं तो इट कम्स आउट टू बी टी इंटू डी थीटा। तो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इंटरनल टेंशन ओनली, तो डीएफ शुड बी इक्वल टू टी डॉट डी थीटा। आपने कहा सर बात ठीक है। अब लेकिन मेरे से पूछा गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कितना होगा, कितना होगा? तो आपने कहा सर देखो यहां से मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि डीएफ की बात करेंगे तो मैं टेंशन निकाल लूंगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E2। मैं वैल्यूज को लिख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से समझेंगे, इंटू 2r डी थीटा इंटू एल। ये इस पूरे एल लेंथ पे लगा और इसी के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास टी डॉट डी थीटा का जो अंदर की तरफ फोर्स आएगा, और ये फोर्स इस पूरे में लगा होगा, जो टेंशन टी इस पूरे एल लेंथ में राइज हुआ होगा। सोचो टेंशन टी पूरे एल लेंथ का लिया मैंने, क्योंकि मैं इसकी लंबाई एल मान रहा हूं। तो टेंशन टी का एल लेंथ का जो पूरा फोर्स आ रहा है वो मैंने आपको लिख दिया, दैट इज टी इंटू डी थीटा। d theta से d theta cancel, we can say the tension force that arise in L length, the tension force that arise in L length is simply defined as this value। आपने कहा सर बहुत अच्छा, लेकिन हमें निकालना क्या है? आपने कहा सर हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज। अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज की बात करता हूं रेडियस की, तो टेंशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर अगर इसकी रेडियस 2 पाई इंटू 2r प्लस डी आर हो गई माइनस 2 पाई इंटू 2r, यही तो इसका डेल्टा एल हुआ, यही तो चेंज इन लेंथ हुआ। ओरिजिनल लेंथ अगर मैं मानूं तो मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई इंटू 2r थी, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई होगी। तो अगर मैं टेंशन अपॉन एरिया की बात करूं कि टेंशन पर यूनिट एरिया कितना आएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज वेरी सिंपली से यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर देखोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टी इंटू एल बना कि नहीं बना? देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, इट इज टी इंटू एल। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं यहां पर लिखता तो मैं लिख सकता था द टेंशन इज सिंपली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स छोटी सी थिकनेस इसकी मोटाई इंटू इसकी लेंथ एल इंटू 2 पाई डी आर अपॉन 2 पाई इंटू 2r, और इसी को मैं फ्रैक्शनल चेंज बोल सकता हूं। 2 पाई कैंसिल, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। तो y इंटू टी एल हो जाएगा, तो t को मैं यहां से इक्वेट कर देता हूं। दिस इज वेरी सिंपलिस्टिक वे, y t इंटू एल इंटू डी आर अपॉन
2r, क्योंकि 2r की रेडियस में चेंज होना है, इट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, टेंशन हमको पता है, यंग्स मॉडल हमको दिया गया है, वी कैन सिंपली कैलकुलेट अपॉन एल। तो यहां से डी आर अपॉन 2r का कॉम्पोनेंट निकल के आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज अपना ई की वैल्यूज हमको पता है, तो डायरेक्टली हम लोग ई टू स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर लिख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बेटा यहाँ पे इंटू 2r अपॉन में गामा इंटू टी, इंटू 2r अपॉन में यंग्स मॉडुलस इंटू थिकनेस। दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस, एंड दिस इज द आंसर। कोई परेशानी बेटा, कोई शंका, कोई आशंका किसी तरीके की? ठीक है, तो यहां पर ये बहुत छोटी सी वैल्यूज हैं जो हम लोगों को फंडामेंटल लेवल पर डिफाइन करनी है, देखनी है, समझनी है। एंड आई थिंक ये बात आप लोगों को बहुत इजीली समझ में भी आ गई होगी कि यहाँ पर जो चेंज इन रेडियस की बात की जा रही है, जो छोटा सा डेल्टा एल, बहुत छोटा फैक्टर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत छोटा फैक्टर रहने वाला है, वो टी इंटू गामा टाइम्स ऑफ टी इंटू एल पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलिए आइए ना, जिसको कुछ भी लिखना है बेटा एक बार जल्दी लिख लीजिए, थोड़ा सा समय लेके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिख लिया बच्चों? तो अब एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें अगेन आपको बहुत मजा आएगा, होपफुली काफी मजा आने वाला है आपको। तो दो बातें और रह गई हैं, जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ, इसमें कंडक्टर एनर्जी सबका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों, तो जरा ध्यान से देखेंगे और इस चीज को समझेंगे जरा, है ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही, एक क्वेश्चन के अंदर लगभग सारी चीजें कवर्ड है, ठीक है ना? क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बेस्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट। एक क्वेश्चन के अंदर आपका कैपेसिटर, एनर्जी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दुनियादारी सब खत्म, एक बार में पिक्चर क्लोज है। अच्छा, बोला गया कि अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर is divided into two parts by a planar cut made in such a way that the outer surface of the smaller part of the sphere is pi r square, and the cut surface are coated with a negligibly thin insulating layer, and the thin part are put together again so that the original shape of the sphere is restored. Initially the sphere is electrically neutral. The small part of the sphere is now given a charge, given a small positive charge q, while the large part of the sphere remains neutral. Find the charge distribution कैसा होगा, इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन कितना होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, ये सब आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बोला क्या गया पहले समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि एक ऐसे दो पार्ट में काटा गया प्लेगर में सच अ वे दैट द आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्फीयर इज पाई आर स्क्वायर। क्या है ये? इन सच अ वे दैट आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्फीयर इज पाई आर स्क्वायर। मतलब इसकी जो आउटर रेडियस है, ये आउटर वो है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो क्या हम बता पाएंगे कि इसकी रेडियस क्या होगी? चलो ये भी निकाल लेंगे, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है, तो इसको पहले कंसेप्ट को समझा देते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से आ जाइए। अब अगर मैं यहां से बोलता हूं कि दिस इज द फिनोमिना, और यहां पर मान लेते हैं इसका ये सेंटर था, आप सेंटर से कुछ दूरी आगे थे, मान लेते हैं यहां से आप कुछ एक्स डिस्टेंस आगे हैं, एक्स, ठीक है ना? देयर सर्टेन कंडीशंस ओवर हियर। अगर ये कुछ एक्स दूरी है, दिखाई पड़ रहा है एक्स, ये एक्स है, ठीक है ना? तो हम सभी को पता है कि ये रेडियस यहां से आर हो जाएगी। आपने कहा यस सर, दिस रेडियस विल बी आर। इसका पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वन साइड का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, बेस्ड ऑन दैट हम थीटा के टर्म्स में रिलेट कर लेंगे, और एरिया को सॉलिड एंगल के साथ 1/4 पर है तो हमें वो ट्रीट कर लेंगे, तो इजीली आंसर पाई बाई 4 निकल के आ जाएगा।
तो आपने कहा कि सर बिल्कुल सही बात है, मतलब यहां पर जो एंगल होना चाहिए टोटल एंगल 4 पाई होता है। अगर टोटल एंगल 4 पाई होता है तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ का एरिया पाई है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका जो एरिया बनेगा दैट कम्स आउट टू बी पाई। तो ये एंगल जो बन जाएगा दैट कम्स आउट टू बी पाई एज अ सॉलिड एंगल। बात समझ में आता है? सॉलिड एंगल इसका पाई बनेगा। और आपने कहा कि सर अगर मैं प्लेनर एंगल से बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली रिलेट कि इसका जो सॉलिड एंगल होना चाहिए दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इट शुड बी इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो थीटा एंगल बनेगा ये कितना होगा, सॉरी मैं आधा एंगल जो होगा थीटा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ से हमको वैल्यूज दे दी गई थी। थीटा आ गया 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है, मतलब ये दूरी यहाँ से r/2 हो जाएगी और ये दूरी r/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी r√3/2। अब आपसे बोला गया, अब इसको इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपसे बोला गया बेटा कि पूरा का पूरा एक स्फीयर था, आपने पूरा स्फीयर ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इसको इस तरीके से काटा है कि इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर की तरह ट्रीट किया जाए, अगर मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूं और ये इनके बीच में, तो अगर मैं आधे को बेटा मैंने यहां पर क्यू चार्ज दिया, तो पहले बताओ ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। बेटा यहां पर दो बातें अपने को ध्यान देनी, अगर दो बातें आपकी नजर में बहुत अच्छे से बैठ गई कंडक्टर की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। पहली बात, अगर दो पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने रखी गई हैं, इफ टू पैरेलल प्लेट्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो अगर इसके इनर प्लेट पे चार्ज Q और यहां पर माइनस Q है, तो इनके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका प्रभाव इस पूरे स्पेस में 0 होता है। E इक्वल टू 0 ड्यू टू द इनर चार्ज। और ये बात मैंने आपको पहले, अंदर से कोई चीज बाहर आती नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी, क्योंकि वहां माइनस क्यू खत्म हो जाएंगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं आती। तो अगर टू प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, दे विल हैव 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ इट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द स्पेस 0 रहता है, और ये आपने कैपेसिटर में पढ़ा ही होगा। अगर आपने कहा चलो सर ये बात पढ़ी है, तो मैंने कहा अब देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखनी है, ये दोनों कंडक्टर आमने सामने, इसका मतलब यहां इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा आएगा, मतलब अगर यहां पर कोई चार्ज क्यू आया तो यहां माइनस क्यू आना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने कहा अगर यहां माइनस क्यू आएगा तो इस पूरे पे प्लस क्यू है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्फीयर में किस तरीके से हो जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे, तो आपने कहा सर इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इट शुड बी यूनिफॉर्म इन नेचर। तो आपने कहा जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां होना चाहिए वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी होना चाहिए, तभी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगी। तो आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखने, इसका मतलब ये स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बनना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का स्फीयर बनेगा, तो आपने कहा देखो सर इसका मतलब ये बहुत क्लियर हो गया है कि यहां पर इसका टोटल एरिया कितना है। आपने कहा सर टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है और इधर का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि सर चार्ज भी इसी एरिया के रेशियो में बटे, ताकि 1:3 के रेशियो में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सच दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा इज सेम अक्रॉस द कंप्लीट स्फीयर। क्योंकि जब आप इसको पास रखे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इस चार्ज का इफेक्ट अंदर ना आए, क्योंकि बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगा सच दैट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे। तो हमने दो कारण देखे इलेक्ट्रिक फील्ड के, या एक इन दोनों के कारण और एक पूरे के कारण। इन दोनों में इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ना इधर आती ना इधर आती, कोई टेंशन नहीं। आपने कहा सर इक्वल अपोजिट चार्ज होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, स्फीयर पे यूनिफॉर्म चार्ज होना चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब जो एरिया है जिसको टोटल 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, जिसका पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 1:3 में बटना चाहिए। आपने कहा सर ये भी बात सही है। तो अगर ये 1:3 में बटना चाहिए तो वी कैन वेरी सिंपली से कि अगर ये क्यू चार्ज है तो यहां पर आपका इस जगह पे चार्ज आपका Q/4 रहेगा, तो यहां पे 3Q/4 रहेगा, यहां माइनस का 3Q/4 रहेगा और यहां पे प्लस का 3Q/4 रहेगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा कि जिसके अंदर चार्ज पूरे पे Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका प्रभाव अंदर नहीं आएगा। ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा और ये एक आपका
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, जो कि एक सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बनेगा। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर होता है? सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है, बेटा बता दो मुझे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहीं पहुंच रही है, इसके आगे तो पहुंच रही नहीं कहीं पे, तो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी, और ये पूरे चार्जेस का एक हॉलो स्फीयर का इंटरेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे बोलो मेरे भाई, पक्की बात है? आपने कहा हाँ सर मुझे ये बात तो समझ में। मैंने कहा देखो, अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे निकालोगे? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने का बहुत बेसिक सा मेथोडोलॉजी, और देखो एक लाइन में ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लगता है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने कहा देखो सर, पहला तो ये वाला पॉइंट, अरे यार पहले तो ये वाला पॉइंट समझ लो कि अगर इनके बीच में देखोगे 3q/4 माइनस 3q/4, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये आ जाएगा चार्ज, तो याद है कितना होता है? q²/2a∈0, याद है? तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना आ जाता है? आपने कहा सर ये आ जाएगा 3q/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2a∈0। दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स। आपने कहा बिल्कुल ठीक। इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इसका प्रभाव इस पर नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब, आपने कहा इसका मतलब सिंपल सा है कि जितना एक का प्रभाव पहुंचेगा उतना दूसरा खत्म कर देगा, तो हमें कोई प्रभाव के सोचने की जरूरत नहीं, तो इसका प्रभाव मुझे इस पर लेने की जरूरत नहीं। आपने कहा लेकिन सर बाकी का तो पहुंचेगा। मैंने कहा हाँ बाकी का पहुंचेगा, तो बाकी के लिए तो हमारे पास हथियार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमने निकाल के रखा हुआ, भैया हथियार लगा दो। आपने कहा सर हथियार क्या है? मैंने कहा देखो भैया, फोर्स, और ये फोर्स जो इधर आएगा। आपने कहा सर बिकॉज ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्स होगा वो तो रिपल्सिव होगा, तो एफ रिपल्सिव ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज का एफ रिपल्सिव कितना हो जाएगा? तो आपने कहा एफ रिपल्सिव जो इस पर बाहर की तरफ लगे। अच्छा ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं, इन दोनों का कंबाइंड प्रभाव यहां कहीं नहीं पहुंचने वाला है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नेट फोर्स लिखा जाता है वो हमेशा यही लिखा जाता है कि इनको पास लाने के लिए, ताकि टोटल इफेक्ट को हमेशा देखा जाता है। कई बार बच्चे इस बात को कंफ्यूज होते हैं कि सर एक के कारण तो लिखो, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये मैटर नहीं करता है। आप हमेशा नेट फोर्स लिखोगे कि नेट इस पर फोर्स इधर की तरफ कितना लग रहा है, वही आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही बनेगा जाके, क्योंकि वही फोर्स तो आपको रोकने के लिए चाहिए। तो हमेशा हमेशा एक ही चीज ध्यान रखें कि नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, आपको हमेशा उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो एफ कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये तो सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। यही तो हम लोग कर सकते हैं, सोचो जरा ध्यान से। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, तो यहां पर ये एक सर्कल बनेगा, अब ये यहां क्या बन गया? आपने कहा सर यहां पर तो बहुत सिंपल है, इन दोनों के केस में हमें सिर्फ क्या लेना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया की बात कर लेनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे तो कितना हो जाता है? आपने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किस में होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई पाई। अब ये रेडियस कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये रेडियस हो जाएगा r × √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जाके अपने पास q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर इंटू 3/4। तो q² पाई r स्क्वायर इंटू 3/8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका फोर्स रिपल्सिव। और ये 3q/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3q/18 आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? आपने कहा सर अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा 3 मतलब 9q² अपॉन 16 दूनी 32 32 a एप्सिलॉन नॉट
और एरिया ये पाई आर स्क्वायर बनेगा। हम लोग कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3q/4 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे अपना फोर्स बन गया है एफ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर है ना ये, तो वही मेरे को कुछ गलत कर दिया है। हाँ, सिग्मा स्क्वायर में तो एरिया आएगा ना बेटा। सिग्मा स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो गया अपना क्यू स्क्वायर अपॉन 4πr² का होल स्क्वायर इनटू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको जरा ध्यान से लिख दें फिर वापस को लिखें। तो ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर से एक पाई आर स्क्वायर गया, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32 और 32 और चौको 128, तो 128 आ जाएगा बेटा ये। तो 3q स्क्वायर अपॉन 128 पाई आर स्क्वायर, 4 चौको 16 दूनी 32 चौको 64, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ वाला बन जाएगा 3q का होल स्क्वायर अपॉन एरिया इसका भी, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इस प्लेट का, दैट इज √3/2। तो यहां पर अगर एफ अट्रैक्शन को मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 3q/4 का होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस जो बनेगी r√3/2 का होल स्क्वायर। r√3/2 मतलब हो गया जाके 3/4 ना, मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से ये 4 से एक 4 चला जाएगा, ये 3 से एक 3 चला जाएगा। इट सिंपली कम्स आउट टू बी 3q स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 128। ये बनेगा ना। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और पाई आर स्क्वायर, और आर में आ गया ये 3/4। ठीक है, तो 3/4 और क्यू पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है। तो नेट फोर्स हो जाएगा जाके अपने पास, ये अट्रैक्टिव है, वो ये ज़्यादा बड़ा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ही बड़ा आएगा। तो 3/8 माइनस 3/128 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू दैट वी कैन डिफाइन। एक बार जल्दी चेक कर लो बेटा फटाफट, इसको लिख लो बेटा इसको। आंसर क्या बन जाएगा, 3/128, 3/8 128, तो क्या बनेगा ये 3/8 1 माइनस 1/16 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया अपने पास 15×45/128, 45/128 एंड दिस वैल्यू जो ऊपर लिखा था वो नीचे। दिस इज द आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया। अब सिमिलरली आपसे पूछा गया है एनर्जी बताओ। अगर इसी केस में आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ ली जाती, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ ली जाती, तो वी कैन वेरी सिंपली से भाई मेरे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर पूछ लेते तो मेरे लिए बड़ा आसान था ये काम। आपने कहा क्या, मैंने कहा देखो भैया ये क्या बन गया, यहाँ पे ये दो लाइनें हैं, तो एनर्जी दो जगह, तो एनर्जी लिखनी तो सोचा करो भाई एनर्जी कहाँ कहाँ है। तो आपने कहा देखो सर अगर मैं बताऊं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनके बीच में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकलती हुई है, कुल मिला के यही तो है। आपने कहा सर इनके बीच में, मैंने कहा बाढ़ में, तुम यार एनर्जी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो बस। अच्छा सोचो यहां कितनी एनर्जी होगी, आपने कहा सर ये तो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा तो k² और सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सर ये तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर एनर्जी हो जाएगी ½ कितना हो जाएगा 1/2। क्यू कितना है आपने कहा सर ये हो जाएगा 3q/4 का स्क्वायर अपॉन सी कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया कितना हो गया आपने कहा पाई आर इंटू r√3 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू 3/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन जो इनके बीच की थिकनेस है मान लेते हैं टी, एप्सिलॉन a बाई डी ना, तो एप्सिलॉन a बाई डी टी जो भी है। तो यू टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर ये आ गया KQ² अपॉन 2r प्लस हाफ ऑफ 3q/4 का होल स्क्वायर इंटू टी अपॉन
एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4। आंसर खत्म, एक लाइन। बड़े से बड़ा क्वेश्चन यूं है, खत्म सॉल्व। अब इसमें कुछ ऐसा थोड़ा ना जे एडवांस से बाहर की बात है, सारी जे एडवांस की बात है। सेल्फ एनर्जी आप पढ़ते ही हो, इसकी एनर्जी आप पढ़ते ही हो, कंडक्टर की कंडीशंस आप पढ़ते ही हो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखना है, बस वही कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है, आंसर बड़ा बड़ा निकल के आ जाएंगे। एक जल्दी से क्विकली एक और क्वेश्चन फटाफट करते हैं ताकि अपना काम और हो जाए। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जहां पर अपन बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू हेमिस्फेरिकल शेल्स। अगर इंटरेक्शन बिटवीन टू हेमिस्फेरिकल शेल की बात की जाए तो यहां पर हम एक बड़ा बढ़िया सा पॉइंट रख सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन हेमिस्फेरिकल शेल्स। बेटा इस बात को पहले समझना जरूरी है कि अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट रखूं आपके पास कि एक मेरे पास पूरा स्फीयर है और एक मेरे पास आधा स्फीयर है, इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? इस पे चार्ज कोई Q1 दिया गया, इस पे चार्ज कुछ Q2 दिया गया है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम? एक सिंपल सा पॉइंट, हम पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इसको पॉइंट सेंटर मान सकते हैं। एक लाइन के कैलकुलेशन है, कई जगह इंटीग्रेट करके इसको अननेसेसरी बहुत लंबा खींचा गया, सिंगल लाइन सॉल्यूशंस आपके बनते हैं। आप यहां पे लिख सकते हो, इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज कि अगर यहां पर होगा तो मुझे पता है किसी भी हेमिस्फेरिकल सेल के सेंटर पर, किसी भी हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर पर जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वी कैन वेरी सिंपली से द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज सिंपली डिफाइंड एज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स कितना लगेगा? वी कैन कंसीडर द चार्ज टू बी एट सेंटर, इट इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1। सिग्मा क्या लिख सकते हो? आपने बोला Q1 इंटू Q2, Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये बन गया, और अपॉन 2 आर स्क्वायर, तो K Q1 Q2 अपॉन ये बेटा 2 एप्सिलॉन और बन जाएगा, तो 2 आर स्क्वायर। सो दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट, बहुत बेसिक इंट्रैक्शन है जो आप यहां पर अपने आप में देख सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब अगर इस बात को समझा जाए तो मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां पर ये आधा और आ जाता तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता कि नहीं होता? क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो इसका मतलब जितना इधर वाला इस पर फोर्स लगा रहा होगा उतना इधर वाला इस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को अगर समझा जाए तो हम यहां पर दो बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सर ये हाफ पार्ट जितना इस वाले पार्ट पर F इधर लगाएगा F1, उतना ये वाला पार्ट F1 इधर लग जाएगा। एट द वेरी सेम टाइम हम यही बात यहां पे भी कर सकते हैं कि अगर ये वाला फोर्स होगा, दिस शुड ऑल्सो बी सेम, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, ये F1 इधर लगाएगा, ये वाला F1 इधर लगा देगा, ताकि जिनको क्लब करे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा बेटा अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा और सोचता, आपने कहा उल्टा कैसे? मैंने कहा अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि एक ये टोटल गोला है, बात समझ में आती? जितना आधा गोला इस पूरे गोले पे बात कर रहा है, तो अगर मैं हेमिस्फीयर के इंटरेक्शन की बात करूं तो मैं अगर यहां पर आपसे बोलूं कि बेटा इस हाफ का इफेक्ट क्या होगा, इस हाफ का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इनका इंटरेक्शन रहने वाला है, किस तरीके से हम इनके इंटरेक्शन लिखते हैं, तो आपने कहा सर देखो गेम ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे मेरे दोस्त एक सिंपल सी बात समझा दे कि भाई अगर मैं इसको हाफ कर दूं, समझ में आ रहा है, और ये अगर गोला पूरा होता, मतलब जो मैंने कंडीशन यहां पे बनाई है कि अगर ये गोला पूरा होता और ये हाफ हो जाता, तो क्या प्रभाव हाफ होते कि नहीं होते? क्योंकि नेट फोर्स कंप्लीट होने पे तो जीरो हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चे? पहले देखो ध्यान से। अब बेटा हाफ ऑफ इंट्रैक्शन को देख लेते हैं। अगर हाफ ऑफ इंट्रैक्शन की बात करें तो आधा अगर मैं करूं, ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, अगर मेरे पास एक ये है, इसको नेक्स्ट पेज बना दे ज्यादा बेटर रहेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप मुझे ये बता पाओगे बेटा, अगर मैं आपसे सोचता कि एक ये चार्ज है और यहां पर आपका एक ये रखा हुआ है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा समझना क्योंकि डायग्राम से ही बेसिक फील आएगा बेटा। अब अगर मैं आपसे बोलता कि ये एक हाफ इधर रखा है और एक यहां पे एक चार्ज था,
मान लेते इस पे चार्ज Q था या Q1 था, यहाँ पे कुछ चार्ज Q2 था। अगर मैं यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले लूं पूरे पे, और मतलब उसका डबल चार्ज ले लेते हैं, मतलब अगर यहाँ पे Q था तो मैंने यहाँ पे एक 2Q1 चार्ज का माइनस चार्ज ले लिया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे -2Q1 चार्ज बन गया। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस चार्ज ले लूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है जो आपको समझना है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो आपने कहा मतलब क्या हो गया, मैंने कहा देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज था और यहाँ पर इक्वल -Q1 चार्ज आ गया, तो ये वाला चार्ज तो खत्म हो गया, इधर पे नेट चार्ज जीरो। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ इफेक्ट ऑफ दिस, प्लस एक ये इफेक्ट और आ गया। मतलब अगर मैं यहां पर एक Q1 चार्ज होता और यहां पर एक -Q1 चार्ज है, यहां पर एक Q2 चार्ज है, और अगर ये इसके पीछे एक फोर्स F लगा रहा था मान लेते हैं, तो -Q1 क्योंकि इधर की तरफ चार्ज आ गया, इसका एक पूरे हेमिस्फीयर का फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि हेमिस्फीयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अंदर किसी तरीके का फोर्स लगा सकता। मतलब जो फोर्स लग रहा था इन दोनों की सिचुएशन में, इस -2Q के आने से फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फोर्स पर नो इफेक्ट। आपने कहा क्यों? मैंने कहा बेटा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स F अभी भी वही रहेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो अगर मैं यहां बात करूं और मैं बोल दूं कि भैया यहां पर ये प्लस Q की Q1 की जगह यहां पे प्लस Q2 आ गया, सॉरी Q2 की, ये Q2 की जगह यहां पे प्लस प्लस Q1, तो आपने कहा अगर चार्ज माइनस से प्लस होगा तो दिशा फोर्स की बदल जाएगी, तो ये F हो गया। तो आपने कहा सर इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही इन दोनों डायग्राम को देखते हुए कि अगर मैंने यहां पे एक चार्ज रखा है, ध्यान समझना इस बात, अगर मैंने यहां पे एक चार्ज रखा है तो जितना फोर्स ये इस वाले पार्ट पर F इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स इस वाले पार्ट पे भी तो लगा रहा है। मतलब अगर ये प्लस चार्ज है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये भी इस पे F फोर्स ही लगा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर कोई Q चार्ज यहां होता, कोई Q चार्ज यहां होता और यहां पर कोई कैपिटल Q चार्ज होता, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स बराबर ही तो था। मतलब अगर यहां पर एक 2Q चार्ज है तो आधा फोर्स आधे हेमिस्फीयर पे लग रहा होगा और आधा फोर्स आधे हेमिस्फीयर पे लग रहा होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने जो अभी कैलकुलेट किया है कि 2F की वैल्यू, जो 2F की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, तो आपने कहा सर हमने यहां पे देख लिया, द 2F की वैल्यू आ गई KQ1Q2/2R²। तो जितना हेमिस्फीयर का इंट्रैक्शन होता है, तो आपने कहा ये पूरा जो फोर्स इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक हेमिस्फीयर के बीच में और एक बीच में सर्कल के बीच में, जो हमने भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकाला, दैट सिंपली डिफाइंड एज Q। अब यहां पर चार्ज कितना हो गया, 2Q अपॉन R², 2R², सॉरी। अब अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें F किलो इजिली निकल के आ जाए, ये कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन 2R², यही है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि एक हेमिस्फीयर बाउल जितना फोर्स इस हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर पे लगा रहा है उतना इधर वाले पे लगा रहा है, तो आप दोनों को करके F और F से ऐड कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल केस, दो बातें हमने यहां पर आपको सिखाई। एक पॉइंट क्या है कि भैया किसी भी हेमिस्फीयर के ऊपर किसी सेंटर पे रखे गए उसके छोटे क्या बोलते हैं चार्ज के कारण, जैसे यहां पर कोई चार्ज Q1 था, इसके कारण जो लगने वाला फोर्स है वी कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट। आप इसको चाहो तो रिंग बना के कर सकते हो, इंटीग्रेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, एक लाइन में आंसर निकल के आ गया, खत्म। इन द वेरी सिमिलर वे आपसे अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता, आई वॉन्ट कि एवरीबडी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन कि अगर Q इधर है, हाफ पे Q इधर है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड सॉल्व इट। अगर नहीं है तो आप ऐप पे जरूर लॉगिन कर लें, वहां पर मैं सोल्यूशन डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये अमेजिंग क्वेश्चन है, और यहां पर एक हिंट है कि आप इसको एक यूनिफॉर्म स्फीयर मान लो और बाकी को हेमिस्फीयर का इंट्रैक्शन लिख दो, खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोग इसको अब कर पाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। एंड वन मोर क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है, दैट इज अगेन फ्रॉम द पाथफाइंडर। तो कंसेप्ट यहां पर हमने 3 बिल्ड किए हैं आपसे, जल्दी इसको समराइज कर देता हूं एक बार फटाफट, कि अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज रखा है, इस पर कोई भी चार्ज आपका Q है, इसका आधा हेमिस्फीयर इधर बना है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F, दैट इज सिंपली इक्वल टू K
इस पर चार्ज अगर Q1 है, इस पे चार्ज अगर Q2 है, तो K Q1 Q2 अपॉन 2 R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस बिग वन। स्मॉल रेडियस का कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल रेडियस रहेगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया कि अगर एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है और इसके बीच में एक सर्कल है, तो जितना फोर्स ये आधे पार्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये अगले, अगर ये F1 है और ये F2 है, तो इक्वल फोर्स इज अप्लाइड बाय अ हेमिस्फेरिकल शेल ऑन एनी इनर स्फेरिकल शेल। किसी इनर स्फेरिकल शेल के ऊपर आधे आधे पार्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। F1 एंड F2 आर फोर्स ऑन half of hemisphere, half of sphere due to outer hemisphere। बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। आपने कर लिया तो ये F1 F2 बराबर होते हैं, तो जो F आएगा वो 2F के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो आधा फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि 2F चार्ज डबल करने से आता है। अगर सारा का सारा चार्ज क्यू इधर की तरफ दे दिया गया है, तो के क्यू बाई 2R स्क्वायर, द सेम आंसर विल कम, जो यहां पर है वही आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। राइट, ये बात समझ में आ जाती है। अगर आपका आधा है, आधे पे क्यू चार्ज है, तो मतलब टोटल पे 2Q चार्ज होगा, याद ध्यान रखना है इस बात को, कि ये गलती होती है 2 और Q की। तो ये आप लोग करना है, ये एक होमवर्क आपको करना है। ऐप पर आ जाओ, ऐप पर प्रैक्टिस शीट है, वो भी आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। तो आज बहुत सारी पढ़ाई हम लोगों ने कर ली है। सो थैंक यू, बाय बाय बच्चों, टेक हैव अ वेरी ग्रेट डे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। होपफुली आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, कुछ मजा आया होगा। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।